हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर मैं आपका राजेंद्र कामत आपके सामने हाजिर हूँ। और आज का वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है मॉडल वर्ब्स के ऊपर। लेकिन चूंकि मॉडल वर्ब एक ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इसलिए हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो सारे ऐसे जो भी लोग हैं जो या तो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। चलिए ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो आज सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, मॉडल वर्ब क्या होता है और मॉडल वर्ब के यूसेज क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप यहाँ स्क्रीन को देखें। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। आप यहाँ पर देखिए इस चीज़ को। बेसिकली इंग्लिश में जो वर्ब हैं इसे हम दो मेन पार्ट में बांट सकते हैं। पहला आप जैसा कि यहाँ देख रहे हैं ये है लेक्सिकल वर्ब्स, और दूसरा जो है ऑक्सिलरी के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, अब ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है इसको फर्दर क्लासिफाइड अगर करते हैं तो ये तीन क्लासिफिकेशन इसके होंगे। पहला आप देखिए, यह है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और तीसरा मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो बेसिकली आज जो हम फोकस करेंगे वो फोकस हमारा ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के ऊपर होगा। लेकिन चूंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को हम तभी अच्छा से समझ सकते हैं जब हम प्राइमरी और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में भी जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझें कि ये जो कैटेगराइजेशन है, तो इसमें सबसे पहला काम हमको ये समझना है कि ये लेक्सिकल वर्ब क्या है, तभी फिर हम ऑक्सिलरी वर्ब को समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, आप यहाँ स्क्रीन को देखें। ये लेक्सिकल वर्ब वे वर्ब जो सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जिसका V1, V2, V3, V4 या फिर V5 फॉर्म होता है। V4 के लिए जनरली वर्ब में ING लगाया जाता है और V5 के लिए S या ES लगाते हैं। ठीक है, और बेसिकली इसका जो है इंडिपेंडेंट एक मीनिंग होता है, लेक्सिकल वर्ब्स कहलाते हैं। ठीक है, इसे ऑर्डिनरी वर्ब्स भी कहा जाता है। जैसे आप ले लें एग्जांपल, टू गो, टू ड्रिंक, टू लाफ, टू रन, टू वॉक, टू ईट एट्सेट्रा। ठीक है, इन वाक्यों में ये अभी आप नीचे कुछ वाक्य यहाँ पे दिए गए हैं, सेंटेंस आप यहाँ देखें और इनका जो यूसेज है इसको आप समझने का यहाँ पर प्रयास करें। देखिए आप पहला सेंटेंस यहाँ देखें ध्यान से, आई राइट ए लेटर। ओके ना। सेकेंड आप देखें, ही रोट अ लेटर। थर्ड है, ही हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। फोर्थ है, ही इज़ राइटिंग अ लेटर। एंड फिफ्थ है, ही राइट्स अ लेटर। यहाँ पे देखिए आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पे जो राइट वर्ड है उसके फॉर्म किस तरह से चेंज हो रहे हैं ये आपको यहाँ पे फोकस करना है। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस में जो यहाँ पे राइट है ये फर्स्ट फॉर्म में है, ये रोट जो है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। अब यहाँ पर रिटर्न जो है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और राइटिंग ING लगा हुआ है ये फोर्थ फॉर्म है, और राइट्स इसमें ES लगा हुआ है ये फिफ्थ फॉर्म है। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने ये सीखा यहाँ कि अगर कोई वर्ब जिसका कि फॉर्म टाइम या टेंस या पर्सन के हिसाब से चेंज हो रहा है तो वो वर्ब लेक्सिकल वर्ब्स होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इसमें राइट लेक्सिकल वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। आप सबसे पहले इसके डिफिनीशन को देखें, फिर मैं आपको इसे समझाता हूँ। आप सबसे पहले अगर ऑक्सिलरी वर्ब का डिफिनीशन देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है आप पढ़ लें यहाँ स्क्रीन पर। वे वर्ब जो अन्य वर्ब के साथ प्रयुक्त होकर क्वेश्चन, नेगेटिव तथा टेंस बनाने के साथ साथ पॉसिबिलिटी यानी संभावना तथा विलिंगनेस यानी इच्छा को एक्सप्रेस करने का कार्य करते हैं,
उन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी आप कह सकते हो। ठीक है, अभी इसका फर्दर क्लासिफिकेशन को समझाने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगा, जहाँ पर आपको ये क्लियरली पता चल जाएगा कि कैसे आप इसको डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्जांपल बच्चों, आप जब भी क्लास में इंटर करते हो तो इंटर करने से पहले आप अपने टीचर से परमिशन लेते हो, तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं मे आई कम इन सर। तो आपके टीचर आपको परमिट करते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। यू कांट या यू मे लाइक जैसे शब्दों का प्रयोग आप करते हैं। अक्सर आप शुड, वुड, कुड जैसे वर्ड्स को अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप ये बात समझ रहे हैं कि ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है और ख़ास करके उसमें जो मॉडल वर्ब है, जो कि आज हमारा मेन टॉपिक है, वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है। ठीक है, तो खैर अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पहले ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब मैंने अभी क्या बताया बच्चों कि वह वर्ब जो मेन वर्ब के साथ अटैच होकर सेंटेंस को या तो क्वेश्चन या नेगेटिव बनाने में इस्तेमाल होता है या किसी पॉसिबिलिटी या विलिंगनेस को एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है, तो बेसिकली वो ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है। ठीक है, अब अगर हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें यहाँ, तो आप यहाँ पर देखो, आप ऑक्सिलरी वर्ब को मुख्य रूप से 3 पार्ट में बांट सकते हो। ठीक है बच्चों, 3 भाग में हम लोग उसको मुख्य रूप से बांट सकते हैं। आप यहाँ इसको देखें, पहला जो यहाँ पे है यह है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। तो जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है इसमें टू डू, टू हैव, टू बी। सेकंड जो हमारे लिए आज इम्पॉर्टेंट है वो है मॉडल ऑक्सिलरी। इसमें आप देखें कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू जैसे ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है। और थर्ड जो है बच्चों वह है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो इसमें बेसिकली यूज टू, नीड और डेयर, ऐसे बेसिकली इन तीनों का इस्तेमाल हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में भी करते हैं, बट आप इनको मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब समझें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। आप यहाँ पर देखें तो यहाँ कुछ सेंटेंसेस, इन सेंटेंस को आप यहाँ देखें। ही इज़ राइटिंग ए लेटर। ठीक है, सेकंड आप देखिए आई एम रीडिंग अ बुक। थर्ड देखिए यू डोंट लाइक हर, डू यू स्पीक इंग्लिश, हर फादर मे कम टुडे, इट माइट रेन टुडे, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। ठीक है, ये सारे सेंटेंस पढ़ने के बाद अगर आप इसको देखेंगे तो कुछ बातों का पता आपको यहाँ चलेगा। आप इस पैराग्राफ को देखें, उपयुक्त जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उसमें इज मेन वर्ब राइटिंग के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाता है। उसी तरह से एम मेन वर्ब रीडिंग के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाता है। डू मेन वर्ब लाइक के साथ नेगेटिव बना देता है। फिर डू मेन वर्ब स्पीक के साथ क्वेश्चन भी बना लेता है। मेन वर्ब कम के साथ पॉसिबिलिटी बता रहा है। उसी तरह से माइट भी पॉसिबिलिटी बता रहा है। कैन जो है वो कैपेसिटी या पावर को बता रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली आप देखेंगे इज, एम, डू, मे, माइट, कैन ऑक्सिलरी वर्ब हैं। ये ऑक्सिलरी का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो जितने भी यहाँ पे वर्ब इस्तेमाल हो रहे हैं ये मेन वर्ब को हेल्प कर रहे हैं सेंटेंस के मीनिंग को पूरा करने में। तो जब इस तरह से इनका इस्तेमाल होता है तो बेसिकली ये ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये कंपलसरी नहीं है कि जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही इस्तेमाल होंगे। ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ किए जाते हैं। आप यहाँ पर एक इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस, जैसे आई एम एन एडवोकेट। यहाँ पे जो एम यूज हुआ है बच्चों, एम, ये एक्चुअली में यहाँ पर मेन वर्ब है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि एम हो या इज हो या आर, हैज, हैव, जो भी इस तरह के ऑक्सिलरीज हैं इनका इस्तेमाल हम मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। आप यहाँ आए, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिखला रहा हूँ।
आप इन एग्जाम्पल्स को देखें यहाँ पर, तो आपको क्लियर समझ में आएगा। अब यहाँ देखें, सी इज ए गुड गर्ल, तो यहाँ पे जो इज है वो यहाँ पे मेन वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर देखें आपको कोई भी लेक्सिकल वर्ब नज़र नहीं आ रहा है। इसी तरह से यू हैव ए वॉच, यानी हैव यहाँ पर मेन वर्ब है। इसी तरह से ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन, वाज यहाँ पे मेन वर्ब है। दे आर इंडस्ट्रियस, यहाँ पे आर मेन वर्ब है। तो कंक्लूजन क्या निकला बच्चों? कंक्लूजन ये निकला कि अगर मेन वर्ब, जो लेक्सिकल वर्ब जिसको हम लोग कह रहे हैं, मेन वर्ब से पहले अगर ये कोई भी वर्ब, चाहे इज हो, एम हो या आर हो, वाज वर्ब कोई भी हो, अगर इस्तेमाल होता है तभी ये ऑक्सिलरीज कहलाते हैं। लेकिन अगर मेन वर्ब नहीं हो और इन ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया गया हो तो यहाँ निश्चित रूप से ये समझ लेना चाहिए कि ये जो वर्ब है ये ऑक्सिलरी नहीं बल्कि मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, ये बात आई थिंक आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब आ जाएं कुछ और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसको। यहाँ पे आप देखें सेकंड पॉइंट, ऑक्सिलरी वर्ब्स जैसे बी, डू, हैव, नीड तथा डेयर का प्रयोग लेक्सिकल वर्ब के रूप में भी होता है। अब ऐसा नहीं है जो बी फॉर्म्स हैं, बी फॉर्म्स में इज, एम, आर, वाज, वेर वगैरह आते हैं, या डू, डज, डिड है, या हैज, हैव या नीड, डेयर वगैरह, ये हमेशा ऑक्सिलरी के रूप में ही इस्तेमाल होंगे, ऐसा नहीं है। ये लेक्सिकल वर्ब भी हो सकते हैं। आप यहाँ पर देखें ध्यान से, ही वॉज डूइंग हिज वर्क, तो बच्चों यहाँ पे जो डूइंग है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आई हैव रिटन अ बुक, यहाँ पर जो हैव है ये यहाँ पर लेक्सिकल वर्ब का काम कर रहा है। शी नीड्स योर हेल्प, यहाँ पे जो नीड्स है ये भी लेक्सिकल वर्ब है। इसी तरह से आप यहाँ देखें, ही डेयर्स टू गो डेयर, तो यहाँ जो डेयर है ये यहाँ पे लेक्सिकल वर्ब है। अब डेयर और डेयर्स, नीड और नीड्स में क्या डिफरेंस हैं ये अभी मैं कुछ देर के बाद आपको बताऊंगा, जब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे तब। अब हम लोग आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब को देखिए, मैंने अभी जस्ट बताया था कि हम लोग उसको 3 पार्ट में बांट सकते हैं। आप यहाँ तीनों को देख सकते हैं। पहला जो है ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है, दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी है और तीसरा मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स है। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले आप ये समझें कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं। तो जनरली वर्ब टू बी, आप इस बात को यहाँ पर ध्यान दें, वर्ब टू बी, जैसे आप एग्जांपल ले लें, बी, एम, इज, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, ये सारे वर्ब टू फॉर्म कहलाते हैं। उसी तरह से हैव, हैज़, हैड, हैविंग, ये सारे जो वर्ब के हैव फॉर्म कहलाते हैं। और इसी तरह से डू, डज, डिड, ये डू फॉर्म कहलाते हैं। तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहे जाते हैं। ठीक इसी तरह से अगर इसका हम लोग सेकंड देखें, तो सेकंड में आप यहाँ देखें मॉडल ऑक्सिलरी, यानी कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, ये सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहे जाएंगे। ठीक है, अब थर्ड नंबर देखें, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, यूज टू, डेयर तथा नीड को हम लोग मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ऐसे अभी फ़िलहाल आप देखेंगे तो बहुत सारे बुक्स में यूज टू या डेयर तथा नीड को भी मॉडल ऑक्सिलरी में शामिल कर लिया गया है। लेकिन अगर इसका माइन्यूटली अगर क्लासिफिकेशन आप करें तो ये मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कहे जाते हैं। ठीक है, अब मॉडल ऑक्सिलरीज को डिस्कस करने से पहले कुछ रूल्स हैं ऑक्सिलरी से रिलेटेड, तो मैं चाहूँगा कि हम उस रूल को थोड़ा पहले समझ लें, तो आपको जो मॉडल वर्ब है उसे समझना और आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पर देखें सबसे पहले रूल नंबर 1 आप यहाँ देखें। ठीक है, रूल नंबर 1, सब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है। इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के ही रूप में होता है। जैसे आप यहाँ देखें, यू कैन हेल्प मी, यहाँ पे जो कैन है, ही विल गो देयर टुमारो, यहाँ पे विल है, इट मे रेन टुडे, यहाँ मे है,
शी कुड पास द एग्जामिनेशन, यहाँ कुड है। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, यहाँ पे मस्ट है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये बात आप ध्यान रखें कि कुछ ऐसे मॉडल ऑक्सिलरीज हैं जिसमें कैन, विल, मे, कुड, मस्ट, जिसका इस्तेमाल जब भी होता है तो हेल्पिंग वर्ब के ही रूप में होता है, अर्थात मेन वर्ब आप इसको नहीं बना सकते। ठीक है, यह है रूल नंबर 1। अब आए आगे, रूल नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का V1, V2, V3, V4 और V5 फॉर्म्स नहीं होता है। इसका प्रयोग सभी नंबर तथा पर्सन के सब्जेक्ट के साथ हमेशा एक ही रूप में होता है, अर्थात इसके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पे समझें इस चीज़ को, इस सेंटेंस को आप यहाँ देखिए। आई कैन स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ कैन का इस्तेमाल मॉडल वर्ब के रूप में किया गया है। अब अगर हम यहाँ कहें वी कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन, ही कैन, दे कैन, यानी सब्जेक्ट कोई भी है, चाहे वो आई हो, चाहे वो वी हो, चाहे वो यू हो, चाहे वो ही हो, चाहे वो दे हो। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सारे की जगहों पे कैन का ही इस्तेमाल किया गया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बेसिकली हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो मॉडल वर्ब हैं ये सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, ना तो ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करते हैं, ना ही ये टाइम पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 2 में हम लोग ये समझ रहे हैं कि अगर कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है तो पहली बात उसका फॉर्म चेंज नहीं होगा, यानी V1, V2, V3, V4, V5 फॉर्म नहीं हो सकता है। और दूसरी बात कि ये सब्जेक्ट डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, अब आ जाए थर्ड रूल की बात करते हैं हम लोग। अगर हम यहाँ थर्ड रूल की बात करें, सामान्यतः मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का प्रयोग होता है, अर्थात इन्फिनेटिव विथ टू का प्रयोग नहीं होता है। एक चीज़ ध्यान रखना है बच्चों कि आप जब भी मॉडल ऑक्सिलरी का इस्तेमाल करेंगे उसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। आप यहाँ एग्जाम्पल देखें, आई कैन गो, अर्थात इसका मतलब हुआ कि मैं जा सकता हूँ। हम ऐसा कभी नहीं कह सकते कि आई कैन टू गो। तो इसे क्या पता चला कि कभी भी अगर कोई मॉडल ऑक्सिलरी है, अगर कभी भी कोई मॉडल ऑक्सिलरी है तो इसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगा, यानी इसके साथ वर्ब का फॉर्म आप चेंज नहीं कर सकते और ना ही आप टू लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये था रूल नंबर 3। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 4। आप यहाँ स्क्रीन पे देखें, रूल नंबर यहाँ 4 देखें आप। आउट तथा यूज्ड के बाद इन्फिनेटिव विथ टू का प्रयोग होता है। वहाँ पे जो मैंने कहा कि जो मॉडल वर्ब है जैसे कैन था उसमें टू का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जो हमने अभी मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब की बात की तो वहाँ पे टू यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ ध्यान दें सेंटेंस पे, वी आउट टू हेल्प द पुअर, यानी हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। वी आउट हेल्प द पुअर। अब यहाँ भी मैं कह रहा हूँ कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, लेकिन ये सेंटेंस गलत है और ये सही है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि यहाँ आउट के साथ टू का प्रयोग नहीं हुआ तो ये गलत हो गया, लेकिन यहाँ पे आउट के साथ टू का प्रयोग हुआ तो ये सही हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट आप देखें, ही यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग, यानी वह सुबह में टहला करता है, हैबिचुएटेड है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखे, ही यूज्ड वॉक इन द मॉर्निंग, तो ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे यूज के साथ टू का प्रयोग नहीं किया गया। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकला बच्चों कि आउट तथा यूज्ड ये ऐसे ऑक्सिलरी हैं जिसके साथ हमेशा टू का प्रयोग किया ही जाता है, अर्थात अगर आप यहाँ टू का प्रयोग नहीं करते हैं तो जो आपके सेंटेंस हैं वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं रूल नंबर 5 की ओर बच्चों। डेयर तथा नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है
और इसका प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में भी होता है। ये मैं यहाँ पे अभी क्लियर करूँगा। आप यहाँ सेंटेंस देखें पहले। ही नीड्स माई हेल्प, अर्थात उसको मेरी मदद की ज़रूरत है। इसी तरह से सी डज नॉट डेयर टू गो देयर, यानी वह वहाँ जाने से डरती नहीं है। तो यहाँ पे जो नीड है और डेयर है, ये यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल किए गए। एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर ही के साथ नीड्स लगा है तो नीड्स यहाँ पे मेन वर्ब है। लेकिन अगर मैं ये कहता नीड माई हेल्प, यानी यहाँ पर हमने नीड के साथ SES नहीं लगाया है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो नीड है ये आपका मॉडल वर्ब कहलाएगा। अर्थात नीड और डेयर ये दो ऐसे ऑक्सिलरी हैं कि अगर उसका फॉर्म आप देखें, अगर ये चेंज हो रहा है अर्थात उसमें S लगा हुआ है, तो आप समझ जाए, या डच के कारण यहाँ पे इसका फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, तो समझे कि ये यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक है। लेकिन अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होते हुए भी इनमें S या ES नहीं लगा हुआ है, तो ये क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि डेयर तथा नीड का प्रयोग यहाँ पर मॉडल वर्ब के रूप में हो रहा है, ना कि मेन वर्ब के रूप में, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 6। देखें, अभी तक हम लोग जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब के रूल्स को देख रहे हैं, ये मॉडल वर्ब के रूल्स नहीं है। नेक्स्ट, वर्ब टू बी का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में बिफोर यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले होता है। आप यहाँ ध्यान दें, ही इज टेकिंग कॉफी, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, सी विल बी डांसिंग। मैंने आपको बताया बच्चों कि जो वर्ब टू बी हैं इसमें इज, एम, आर, वाज, वेर जैसे जो ऑक्सिलरीज हैं इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप यहाँ ध्यान देंगे कि इज, एम, आर, वाज, वेर ये जो भी ऑक्सिलरीज हैं इनका प्रयोग पहला तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब है कि उसमें जो मेन वर्ब होगा उसमें हमेशा ING लगा होगा, ठीक है बच्चों। तो जब वर्ब में ING लगा हुआ है तो उसके आगे ही वर्ब टू बी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये बात बिल्कुल ही आसान है। अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 7 देखिए बच्चों, वर्ब टू बी का प्रयोग पैसिव वॉइस में यानी मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल किए पहले होता है। जैसे आप यहाँ देखें, ए लेटर वॉज रिटन बाई मी, माई वॉच हैज़ बिन स्टोलन, ए बुक हैड बिन रिटन बाई हिम। यहाँ पर बच्चों आप देखें, जो रिटन है या स्टोलन है ये पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो पैसिव वॉइस में V3 से पहले भी वर्ब टू बी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये पैसिव वॉइस का कंडीशन है बच्चों, एक्टिव वॉइस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाएं रूल नंबर 8 की तरफ। रूल नंबर 8 क्या कहता है, वर्ब टू बी का प्रयोग पैसिव वॉइस में इंट्रांजिटिव वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल के पहले होता है। अब यहाँ पे ये वर्ड आ गया आपके लिए नया, इंट्रांजिटिव। प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, हालांकि इससे डिटेल में हम लोग बाद में समझ लेंगे वर्ब वाले टॉपिक पर। इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव दो तरह के वर्ब होते हैं। जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट कंपल्सरली अटैच्ड होता है तो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और जिसके साथ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है यानी ऑब्जेक्ट के बिना ही वो काम कर ले रहा है तो वो वहाँ पे इंट्रांजिटिव कहलाता है, ठीक है। अब सिंपली अगर आपको ये पता करना हो कि किसी सेंटेंस में ये वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, तो आप वहाँ वाट लगाकर क्वेश्चन करें या हिंदी में क्या लगाकर क्वेश्चन करें। अगर जवाब आपको मिलता है तो मतलब वो ट्रांजिटिव है, और अगर जवाब नहीं मिलता है तो मतलब वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, राम लाफ्स यानी राम हंसता है। अगर मैं पूछूं राम क्या हंसता है, व्हाट डज राम लाफ, आपके पास कोई जवाब नहीं है, तो यहाँ पे जो लाफ है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन अगर मैं ये कहता राम ईट्स अ मैंगो, और मैं ये क्वेश्चन पूछता कि व्हाट डज राम ईट, तो आप आंसर देते राम ईट्स मैंगो। यानी यहाँ पे जब क्वेश्चन पूछा गया कि राम क्या खाता है तो जनरली आप कह रहे हैं कि राम आम खाता है। तो यहाँ पे जो ईट है ये एसोसिएटेड है ऑब्जेक्ट के साथ, तो यहाँ ईट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है बच्चों। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आपको समझ आ गया होगा, आई एम श्योर। अब यहाँ पे जो नियम की मैं बात कर रहा हूँ
कि अगर कोई पैसिव वॉइस है तो इंट्रांजिटिव वर्ब के इंट्रांजिटिव वर्ब जो कि अपने थर्ड फॉर्म में है तो उसके आगे भी वर्ब टू बी का इस्तेमाल किया जाता है। आप यहाँ सिंपली देखें, द सन हैज़ कम आउट, यहाँ पे जो कम है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन उसके आगे हैज़ का प्रयोग किया गया है। अब समर इज गॉन, गॉन पास्ट पार्टिसिपल है, इंट्रांजिटिव है यहाँ पर, बट उसके आगे इज का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में इंट्रांजिटिव वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के आगे भी वर्ब टू बी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आ जाएं रूल नंबर 9। रूल नंबर 9, डू डज डिड का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट तथा सिंपल पास्ट टेंस में निगेटिव सेंटेंस बनाने में किया जाता है। ये तो बहुत अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं। आप एग्जांपल देखें, ही डज नॉट वांट टू टेल ए लाई, वह झूठ नहीं कहना चाहता। नेगेटिव सेंटेंस, यू डोंट टेल मी ए स्टोरी, सी डिड नॉट गिव मी अ नोटबुक। तो यहाँ पे डज, डोंट, डिड, ये जितने भी है सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नेक्स्ट देखें रूल नंबर 10, डू डज डिड का प्रयोग क्वेश्चन तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए भी किया जाता है। और आपने ये ट्रांसलेशन में सीखा था, मैंने खुद आपको बताया है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखें, डज ही राइट ए लेटर, इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ एक पत्र लिखता है। डिड ही कम यस्टरडे, क्या हुआ कल आया। डू यू लव मी, क्या तुम मुझे प्यार करते हो। तो यहाँ पे जो डज डिड डू है इसका इस्तेमाल बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए किया गया है। ओके, रूल नंबर 11 की तरफ आ जाएं आप। रूल नंबर 11, डू डज डिड का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट तथा सिंपल पास्ट में सेंटेंस को इम्फैटिक बनाने के लिए भी किया जाता है। बच्चों यहाँ ध्यान दें, इम्फैटिक, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं बहुत सारी ऐसे बातें आपको बताऊंगा जो आपके बहुत काम आने वाली है, आपके इंग्लिश को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगी। यहाँ पे देखिए जो इम्फैटिक वर्ड है ये बहुत ही बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे हम किसी चीज़ को स्ट्रेस देकर कहना चाह रहे हैं कि नहीं यही चीज़ है, यही, तो इंग्लिश में उसके लिए एम्फैटिक शब्द का इस्तेमाल होता है। आप यहाँ देखें, एक सेंटेंस देखें, ही डज सिंग ए सॉन्ग। अगर सिंपली हम कहते ही सिंग्स ए सॉन्ग मतलब वो एक गीत गाता है, बट मैंने कहा ही डज सिंग ए सॉन्ग मतलब वो एक गीत गाता ही तो है, मतलब गीत गाता ही है, मतलब एम्फैटिक, एम्फेसिस कर रहे हैं यहाँ पर। यू डू राइट ए लेटर, तुम एक पत्र लिखते हो, यानी एक तुम पत्र लिखते ही तो हो, एम्फेसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे डू डज डिड का इस्तेमाल सेंटेंस को एम्फेसाइज करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब आए रूल नंबर 12 की ओर। रूल नंबर 12, डू का प्रयोग इंपेरेटिव सेंटेंस का निगेटिव तथा एम्फैटिक बनाने के लिए भी किया जाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे सेंटेंस है डोंट गो देयर, यहाँ पे ये निगेटिव फॉर्म है, डोंट गो देयर मतलब वहाँ मत जाओ। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कहता डू सिंग इट अगेन, यानी इसे फिर से गाओ, मतलब गाना होगा ही तुमको, एम्फेसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये एम्फैटिक का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये कंपलसरी नहीं है कि डू या डज आगे लगा है तो हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही बनाएगा। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर डू या डोंट या डज या डिड अगर सेंटेंस के आगे है तो ये डिपेंड करता है कि ये एम्फैटिक भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पर करता है। ठीक है बच्चों, अब आ जाए रूल नंबर 13 के ओर। आप यहाँ रूल नंबर 13 को देखें, हैज, हैव, हैड का प्रयोग प्रेजेंट, पास्ट तथा फ्यूचर टेंस के सेंटेंस में पास्ट पार्टिसिपल के पहले होता है। जनरली जितने भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होंगे या पास्ट परफेक्ट होंगे या फिर फ्यूचर परफेक्ट होंगे वहाँ पर हम हैज़, हैव, हैड का प्रयोग करते हैं। आप जैसे एग्जांपल देखें, आई हैव मेड ए मिस्टेक, यानी मैं एक गलती कर चुका हूँ। यू हैव स्पोकन द ट्रूथ, तुमने सच्चाई ही तो कही थी या कही। ही हैज़ रिटन ए लेटर, वो एक पत्र लिख चुका है। आई हैड हर्ड ऑफ हर बिफोर, मैं उसे पहले भी सुन चुका था। शी विल हैव अराइव्ड हियर, उसे यहाँ आना होगा या वो आ चुकी होगी, सॉरी यहाँ पर वो आ चुकी होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जितने भी परफेक्ट टेंस हैं उसके आगे ही हैज़, हैव या फिर हैड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे एक नोट देखें आप, ये नोट, इस चीज़ को देखें, इज, आर, एम, वाज, वेयर, बीन, डू, डज, डिड, हैज, हैव तथा हैड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है। जैसा मैंने अभी बताया था बच्चों, वी आर हैप्पी, शी इज़ नॉटी, ही वॉज ए पॉपुलर लीडर। आप यहाँ देखिए
इज, आर, वाज, वेर जो भी यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है वर्ब्स का, कि कोई भी मेन वर्ब नहीं है। ये हैप्पी वर्ब नहीं बच्चों, नॉटी वर्ब नहीं है, पॉपुलर लीडर वर्ब नहीं है, लेकिन फिर भी ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे ये ऑक्सिलरी नहीं कहे जाएंगे, ये यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है, ऐसा माना जाएगा। ठीक है बच्चों। चलें, तो ये था ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में जो डिस्कशन था। अब आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज जो हमारा मेन टॉपिक है यह है हमारा यूज़ ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। अक्सर आप देखेंगे चाहे वो आप जूनियर विंग्स में हो, सेकेंडरी विंग्स में हो, हायर सेकेंडरी विंग में हो, इवन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में चले जाएं, तो ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग टर्म्स होते हैं जो मॉडल ऑक्सिलरी हैं, और ये आपके दिमाग को कभी कभी एकदम स्टॉर्म कर देते हैं। आपको समझ में नहीं आता है कि आप यहाँ पे कैन डालें या कुड डालें, क्योंकि अब जो भी वहाँ बैठाते हैं सब आपको लगता है कि ये तो बिल्कुल उसका मीनिंग फिट बैठ रहा है। तो ये जो कन्फ्यूजन है बच्चों वो इसलिए जनरेट होता है, उसके पीछे का जो सबसे मेन बड़ा रीज़न ये है कि जितने भी मॉडल वर्ब हैं उसके बारीकी को हम समझने का प्रयास नहीं करते हैं। अगर बच्चों हम उसके बारीकी को समझें, उसके यूसेज को समझें और तब जाके उसके ऊपर हम प्रैक्टिस करें, तो आई एम सर्टेन कि आप कभी भी किसी भी एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप एक्यूरेटली उसका आंसर कर पाओगे। तो आपके इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जो मॉडल वर्ब हैं उसके यूसेज को डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन पैशनेटली अगर आप इस वीडियो को देखें तो ये आपके बहुत काम का आने वाला है बच्चों। इसलिए बीच में वीडियो को ना छोड़ें, इसे पूरा देखें, क्योंकि अब जो है हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी को डिस्कस करेंगे यहाँ पर एक एक करके। ठीक है बच्चों, आ जाइए। सबसे पहले हम लोग कैन। देखिए बच्चों, कैन का जो जनरल मीनिंग होता है ये हम लोग हिंदी में सकना, मैं ये कर सकता हूँ, वह कर सकता है, के सेंस में इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब ये कैन से रिलेटेड कई सारे रूल्स हैं, मैं एक एक करके इसको आपको बताऊंगा और उम्मीद करूंगा आप इसे समझने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पर देखें ध्यान से तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा इसके बारे में। सबसे पहले आप यहाँ देखें इस चीज़ को, कैन का प्रयोग पावर, एबिलिटी तथा कैपेसिटी यानी शक्ति, योग्यता या क्षमता को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखें सेंटेंस, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, वह बक्से को उठा सकता है। सकता है पावर, शक्ति या एबिलिटी को बता रहा है। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं इस नदी के आर पार तैर सकता हूँ, यह भी एबिलिटी बता रहा है। यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते हो, यानी उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो इंग्लिश में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। सी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी उसके अंदर ये क्षमता है कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। आई कैन डिफीट माई ओपोनेंट, मैं अपने ओपोनेंट को डिफीट कर सकता हूँ, यानी मुझ में ये एबिलिटी है। वी कैन क्लाइम माउंट आबू, हम माउंट आबू पर चढ़ सकते हैं, यानी हम लोगों के अंदर ये क्षमता है कि हम माउंट आबू के ऊपर में चढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये सारे जो सेंटेंस थे ये एबिलिटी को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। ठीक है ना, इस बात को यहाँ पे देखें। इस प्रकार के सेंटेंस में कैन का अर्थ बी एबल या बी एबल टू या बी कैपेबल ऑफ या नो हाउ टू के सेंस में होता है। ठीक है, यू कैन स्पीक इंग्लिश, अब इसको क्या कह सकते हैं इसके बारे में, इसका मतलब ये हुआ कि यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, यानी आप इस इंग्लिश बोलने में सक्षम हैं, या यू आर कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, या यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। देखिए बच्चों, तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैन है वो या तो बी एबल टू या बी कैपेबल ऑफ या नो हाउ टू के सेंस में इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, अब इससे रिलेटेड जो रूल नंबर 2 है उसको हम देखते हैं। अब यहाँ रूल नंबर 2 को देखें। कैन का प्रयोग परमिशन अर्थात अनुमति देने के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। आप यहाँ ध्यान दें, यू कैन गो नाउ, यू कैन बाय पेन्स फ्रॉम द शॉप, कैन आई गो टू सिनेमा टू नाइट, कैन आई सी योर डायरी, स्टॉप,
यू कांट डू दैट। बच्चों आप इन सेंटेंस को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी परमिशन के सेंस को एक्सप्लेन किया गया है। यू कैन गो नाउ, इसका मतलब क्या हुआ, तुम यहाँ से जा सकते हो या आप यहाँ से जा सकते हो, परमिशन ही तो मिल रहा है। यू कैन बाई पेन्स फ्रॉम द शॉप, तुम दुकान से पेन खरीद सकते हो, ये भी तो परमिशन की बात हो रही है। कैन आई गो टू सिनेमा टू नाइट, यहाँ हम परमिशन लेना चाह रहे हैं, क्या आज रात मैं सिनेमा देखने जा सकता हूँ। तो बच्चों ये ध्यान रखना कि पहला जो कैन का इस्तेमाल किया वो एबिलिटी के सेंस में था, दूसरा जो कैन का इस्तेमाल है ये परमिशन के सेंस में हो रहा है, ठीक है ना। तो परमिशन के सेंस में जब ये इस्तेमाल होगा तो कैन का मतलब बी अलाउड टू या बी परमिटेड टू के रूप में इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है बच्चों। जैसे अभी मैंने जो समझाया कि सेंटेंस था यू कैन गो नाउ, दो सेंस निकलते हैं इसको हम ये कह सकते हैं यू आर अलाउड टू गो नाउ, या फिर कह सकते हैं यू आर परमिटेड टू गो नाउ, तो दोनों में परमिशन का ही सेंस है, ठीक है। परमिशन देने के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए कैन के बदले मे का भी प्रयोग होता है और ज़्यादा बेहतर माना जाता है, लेकिन इसे हम लोग मे के जब यूज़ को सीखेंगे उस समय आपको मैं बताऊंगा। एक्चुअली कैन थोड़ा र्यूड और मे थोड़ा हम्बल माना जाता है, ठीक है, लेकिन कैन और मे दोनों का प्रयोग होता है बच्चों। लेकिन के को मैंने र्यूड क्यों कहा कैन को, सॉरी, सपोज करो कि अगर आपको क्लास में इंटर करना है और आप अपने टीचर से कहते हैं कैन आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो आपका सेंस ये है कि अगर मुझे आप बुलाओ चाहे मत बुलाओ मैं अंदर आ जाऊँगा, मेरे अंदर वो एबिलिटी है, थोड़ा र्यूडनेस फील हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ ये कहें मे आई कम इन सर, यानी हम हम्बली अपने टीचर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर क्या मैं अंदर आ जाऊँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सर परमिशन देंगे तो ही मैं अंदर आऊँगा, अदरवाइज नहीं आऊँगा। तो मैं यहाँ पे हम्बल हो गया, कैन यहाँ पे र्यूड हो गया, और दोनों का काम क्या था, परमिशन देना या फिर लेना, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। अब रूल नंबर 3 को देखें आप। कैन का प्रयोग थियोरेटिकल पॉसिबिलिटीज यानी सैद्धांतिक संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। Everyone can make a mistake. It can't be true. Electricity can be dangerous. ये सैद्धांतिक बातें हैं, कोई भी गलती कर सकता है, ये सच नहीं हो सकता है। या इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, यानी करंट जो है, विद्युत धारा जो है वो खतरनाक भी हो सकता है, सिद्धांत को बता रहा है। कैन का इस्तेमाल किया हमने यहाँ पर, ठीक है। तो थ्योरी को थियोरेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए भी कैन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है बच्चों। फोर्थ आप इसका यूज़ देखें, फोर्थ रूल देखें यहाँ, कैन का प्रयोग हैबिट यानी आदत और नेचर यानी स्वभाव को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। आप यहाँ पर सेंटेंस को देखें, ए डिसीटफुल पर्सन कैन डिसीव अस। दूसरा है एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन। अब देखिए पहला जो सेंटेंस ये हैबिट को बतला रहा है, ए डिसीटफुल पर्सन कैन डिसीव अस, यानी एक जो दुष्ट व्यक्ति है वो कभी भी हमें धोखा दे सकता है। और दूसरा जो सेंटेंस है एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन, जो ईमानदार आदमी है वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये स्वभाव को बता रहा है। तो बच्चों यहाँ पे ये ध्यान देना है कि कैन का प्रयोग आप हैबिट और नेचर के सेंस में भी कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि कैन का प्रयोग कैसे किया जाए इसे समझने में आपको परेशानी नहीं हुई होगी और ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या होता है बच्चों कि आप जब मॉडल वर्ब को एक एक करके स्टडी कर लेते हैं, इसके सारे रूल को समझ लेते हैं, तो फिर वहाँ पर आपको जो यूसेज इसके हैं उसको समझने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। और कोई भी क्वेश्चन जब इस तरह से आपके सामने आ जाता है तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्या इस्तेमाल करना है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा मॉडल वर्ब है जिसको हम लोग अभी यहाँ डिस्कस करेंगे, तो ये मॉडल वर्ब है बच्चों हमारा कुड। यहाँ पे देखें कुड। सबसे पहले तो ये समझ लें रूल नंबर 1 इसके बारे में। कुड का प्रयोग कैन के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, कुड का प्रयोग कैन के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट स्पीच में होता है, यानी डायरेक्ट स्पीच में नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ एग्जाम्पल एक देखें, ही सेड
आई कैन बीट यू इन रेस। प्यारे बच्चों आप देखो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये जो लाइन है इसका मतलब ये डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है ना। जब हमने इसका स्पीच चेंज कर दिया तो बनाया इसको ही सेड दैट ही कुड बीट मी इन द रेस। तो क्या चेंजेस आपको दिख रहे हैं? यहाँ पे आप देखें, यहाँ कैन था ये, ठीक है बच्चों, ये कैन था, लेकिन ये कैन का कुड बन गया। तो पहला वाला डायरेक्ट था, वहाँ कैन का इस्तेमाल हुआ, लेकिन उसी सेंस को जब इनडायरेक्ट वे में बताना हो तो कैन के जगह कुड का यूज हो गया। तो नियम क्या बना, यानी यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन बट ओनली इन इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है बच्चों, अब दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं यहाँ। आई सेड आई कैन सॉल्व दिस सम। जब नरेशन चेंज किया हमने तो बना आई सेड दैट आई कुड सॉल्व दैट सम, यानी यहाँ फिर से कैन का कुड हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये नियम आपने समझ लिया होगा कि कुड का प्रयोग हम कैन के पास्ट फॉर्म के रूप में कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट स्पीच में। अब हम कुड से रिलेटेड सेकेंड रूल को यहाँ पर डिस्कस करेंगे बच्चों। आप रूल नंबर 2 को यहाँ देखें। कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। पास्ट एबिलिटी यानी जो बीता हुआ समय है उसमें क्षमता को या शक्ति को, सामर्थ्य को बताने के लिए कुड का इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने आपको जस्ट बताया कि कुड जनरली कैन का पास्ट फॉर्म भी होता है। अब यहाँ सेंटेंस को आप देखें, माई ब्रदर कुड ड्राइव ए कार एट द एज ऑफ 16, यानी मेरा भाई जब 16 साल का था तभी वो कार को ड्राइव कर सकता था का सेंस आ रहा बच्चों, यहाँ पे कुड का प्रयोग किया। अगर मैं ये कहता कि माई ब्रदर कैन ड्राइव ए कार एट द एज ऑफ 16 तो ये सेंटेंस गलत हो जाता, क्योंकि ये जो सेंटेंस है बच्चों ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। इसी तरह आप सेकंड सेंटेंस को देखें, ही कुड पास द बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी वो बोर्ड एग्जामिनेशन पास कर सकता था। लेकिन अगर ये कहना हो कि वो पास कर सकता है तो फिर हम वहाँ कुड नहीं कैन बोलेंगे। थर्ड सेंटेंस को देखिए, क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। व्हेन आई वाज यंग आई कुड आउटरन हिम, यानी जब मैं यंग था तो मैं उसे आउटर्न कर सकता था, यानी मैं उसे दौड़ में, रेस में आसानी से हरा सकता था, उससे अधिक तेज दौड़ सकता था, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पे जो भी एबिलिटी, पावर या कैपेसिटी है वो पास्ट टेंस से रिलेटेड है बच्चों। ठीक है, तो दूसरा जो रूल आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में एबिलिटी को बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस बात को यहाँ पे नोट के रूप में देख लें। उपरोक्त सेंटेंस में कुड का प्रयोग से क्षमता का बोध हो रहा है, यानी कार्य के पूरा होने का नहीं। कोई कार्य, व्यापार समाप्त हुआ का बोध कराने के लिए वाज, वेर, एबल टू, मैनेज टू, सक्सीडेड जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, कुड का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ये केवल और केवल एबिलिटी या कैपेबिलिटी को एक्सप्रेस करता है। अब इस सेंटेंस को देखें, ही कुड पास द बोर्ड एग्जामिनेशन, क्या इसका मतलब है? उसे बोर्ड परीक्षा पास करने की क्षमता थी, परंतु पास किया या नहीं यह मालूम नहीं था। ये क्लियर कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है। अगर मैं कहता हूँ ही कुड पास द बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी वो बोर्ड एग्जाम पास कर सकता था, लेकिन ये तो नहीं पता कि उसने किया या नहीं। तो ये सिर्फ क्षमता को बता रहा ना कि उसके अंदर ये क्षमता थी, ये कैपेबिलिटी थी कि वो बोर्ड एग्जाम पास कर सकता था। ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। अब आ जाएं इसके रूल नंबर 3 पर। कुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट, परमिशन के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। आप यहाँ देखें, सेंटेंस को देखें, कुड यू हेल्प हर प्लीज़, क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो या क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं। कुड आई स्मोक हियर, क्या मैं यहाँ सिगरेट पी सकता हूँ। कुड आई बोरो योर नोटबुक फॉर 2 days, क्या मैं तुम्हारा नोटबुक 2 दिन के लिए ले सकता हूँ। कुड यू प्लीज़ पोस्ट दिस लेटर, क्या आप इस लेटर को पोस्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे जो भी रिक्वेस्ट आप कर रहे हो उस रिक्वेस्ट में पोलाइटनेस है। यानी प्यारे बच्चों आप ये याद रखें, अगर पोलाइटली आपको किसी से कोई रिक्वेस्ट करना हो तो आप कुड को सेंटेंस के आगे लगाकर उस रिक्वेस्ट को कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान देना है कि सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव फॉर्म में
होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इंट्रोगेटिव फॉर्म में ही कुड लगाकर आप उसे पोलाइटली रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नोट को देख लें। पोलाइट रिक्वेस्ट परमिशन के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए कैन तथा मे की अपेक्षा कुड के प्रयोग को ज़्यादा बेहतर और उपयोग माना जाता है। देखो बच्चों, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ आपको। आप इस सेंटेंस को देखो, इस सेंटेंस को, कुड आई स्मोक हेयर, क्या मैं यहाँ स्मोक कर सकता हूँ? देखिए, मैंने कहा सकता हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि क्या मैं यहाँ स्मोक कर सकता था। तो कुड यहाँ पे कदापि पास्ट टेंस का जो सेंस है वो नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी कह सकता था, कैन आई स्मोक हेयर। तो पता है आपको वहाँ पे क्या होता? अगर मैं कहता कैन आई स्मोक हेयर, तो यहाँ पर यह लगता कि क्या मैं यहाँ स्मोक कर सकता हूँ, मतलब आप परमिशन नहीं दोगे तो अभी मैं कर सकता हूँ। लेकिन जब मैंने कहा कि कुड आई स्मोक हेयर, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप परमिट करोगे तो ही मैं स्मोक करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा। तो क्लियर यहाँ कॉन्सेप्ट है बच्चों कि यहाँ पे कुड जो है वो पोलाइटनेस को शो कर रहा है। यानी कभी भी किसी से पोलाइटली अगर आपको कुछ पूछना हो तो निस्संदेह आपको वहाँ कुड का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है बच्चों, रूल नंबर 4 को देखें। कुड का प्रयोग पॉसिबिलिटी यानी संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट के अनरियल सिचुएशन यानी अवास्तविक परिस्थिति को एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंस में होता है। देखिए, संभावना है और सिचुएशन रियल नहीं हो, यानी काल्पनिक सिचुएशन। बच्चों आप यहाँ एग्जाम्पल देखें, आपको समझ में आएगा। कहता है क्या, सेंटेंस क्या कह रहा है आप देखें ध्यान से। इफ़ आई हैड मोर मनी आई कुड बाय ए मोटरसाइकिल। अगर मेरे पास बहुत पैसा होता तो मैं एक मोटरसाइकिल खरीद सकता था। मेरे पास बहुत पैसा होता, मैं कल्पना कर रहा हूँ। सिचुएशन जो है वो रियल नहीं है, ये काल्पनिक है। तो पॉसिबिलिटी जो था वो ये है कि अगर मेरे पास बहुत पैसा होता तो मैं एक मोटरसाइकिल खरीद सकता था। इसी तरह से आप दूसरा सेंटेंस देखें। इफ़ यू वर्क हार्ड यू कुड सक्सीड, यानी अगर तुम मेहनत करते तो तुम पास हो सकते थे। तो यहाँ भी संभावना हो रहा है, यहाँ भी कल्पना की बात हो रही है। तो बच्चों यहाँ पे आप क्लियर कॉन्सेप्ट समझ लें। अगर आप किसी पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं और जो सिचुएशन है वो अनरियल है, यानी रियल नहीं है, यानी अवास्तविक है, ऐसा होता तो ऐसा होता का सेंस है, तो आप वहाँ कुड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट मॉडल की ओर चलते हैं और ये है मे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों ये मे आपके लिए है। अब सबसे पहले मे का रूल देखें। मे का प्रयोग को टू टेक और गिव परमिशन यानी अनुमति देने या लेने के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। आप यहाँ सेंटेंस को देखें। मे आई यूज़ योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ? यस यू मे, हाँ तुम कर सकते हो। देखिए फर्स्ट सेंटेंस में क्या पूछा गया कि क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो मतलब पोलाइटली मैं उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्या मैं आपका मोबाइल यूज़ कर लूँ। तो वो जो अगला व्यक्ति है वो भी मुझे परमिट कर रहा है, हाँ हाँ कर लीजिए, यस यू मे। तो यहाँ पे जो मे है वो या तो परमिशन लेने के लिए या देने के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यहाँ देखें, मे आई कम इन सर, यानी क्या सर मैं अंदर आ सकता हूँ? सर कहते हैं नो यू मे नॉट, नहीं तुम नहीं आ सकते। तो यहाँ भी परमिशन लेने या देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पे आपको ये बात क्लियर कॉन्सेप्ट दिमाग में नोट कर लेना चाहिए कि मे एक बहुत ही हम्बल वर्ड है। मे जब पोलाइटली बहुत हम्बलनेस के साथ किसी से कुछ पूछना हो यानी परमिशन लेनी हो या किसी को हम्बली कुछ परमिशन देना हो तो आप वहाँ मे शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बच्चों, अब आप इसके सेकेंड रूल को देखिए बच्चों। यहाँ मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी अनसर्टेनिटी के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है।
आप यहाँ देखें, इट में रेन टुडे। इसमें बच्चों अभी जब मैं आगे चलूँगा तो माइट का भी प्रयोग यहाँ पे होता है, तो मे और माइट में क्या डिफरेंस है मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। यहाँ पे जो सेंटेंस है इट में रेन टुडे, तो इसका मतलब है यहाँ पर कि आज बारिश हो सकती है, संभावना, पॉसिबिलिटी, लेकिन उसमें निश्चितता नहीं है। अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता का भाव है, मतलब हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, कह नहीं सकते, बट पॉसिबिलिटी है। योर अंकल में कम टुडे, यानी तुम्हारे अंकल आज आ सकते हैं, लेकिन श्योर नहीं है, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं। सी में कम लेट टुडे, वह आज देर से आ सकती है, मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि देर से ही आएगी, बट हो सकता है कि उसको देर भी हो जाए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो बातें निकल के सामने आ रही है वो बात ये है कि अगर मे शब्द है तो मे का प्रयोग हम एक ऐसे पॉसिबिलिटी को बताने के लिए कर रहे हैं जहाँ पर हम ये सर्टेन नहीं हैं कि यहाँ पर जो है ये चीज़ हो ही जाएगा या नहीं होगा, यानी जहाँ पे अनिश्चितता के भाव है, अनसर्टेनिटी का सेंस है, तो हम वहाँ पर मे का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आ जाएं आप, रूल नंबर 3 जो मे से रिलेटेड है। मे का प्रयोग विश, प्रे, ब्लेस, कर्स, यानी विश मतलब अभिलाषा, प्रे प्रार्थना, ब्लेस आशीर्वाद, कर्स अभिशाप को एक्सप्रेस करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है। देखिए बच्चों यहाँ पे सेंटेंस आया ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस जनरली उस सेंटेंस को कहते हैं जिस सेंटेंस में हम कोई ना कोई विश करते हैं, या किसी को ब्लेस करते हैं, या प्रे करते हैं, या कर्स करते हैं, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल देखें, मे यू लिव लॉन्ग, यानी भगवान करे कि आपकी आयु बहुत लंबी हो, आप लंबे समय तक जिए। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान की कृपा तुम पर हमेशा बनी रहे। मे यू हैव ए हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ, आपका जो जीवन है दीर्घायु हो, खुश रहें। मे यू सक्सीड इन लाइफ, यानी जीवन में आपको बहुत सारी सफलताएं मिलें। या मे आवर पब्लिशर लिव लॉन्ग, हमारे जो प्रकाशक हैं वो काफ़ी दिन तक जीवित रहें, यानी दीर्घायु हो। इन सारे सेंटेंस को अगर आप देखें बच्चों तो सब में जो है वो कोई ना कोई विश, प्रे, ब्लेस किया जा रहा है, ठीक है ना। तो जहाँ पे ऑप्टेटिव सेंटेंस का सेंस होगा तो वहाँ पे मे हमें लगानी चाहिए, यानी कभी भी आप किसी के लिए कोई भी चीज़ विश कर रहे हो तो हमेशा उस विश को मे शब्द के साथ आपको इस्तेमाल करना चाहिए। मे मॉडल ऑक्सिलरी का इस्तेमाल वहाँ पर आपको करना चाहिए, ठीक है। रूल नंबर 4 देखें बच्चों, यदि प्रिंसिपल क्लाउज प्रेजेंट टेंस में हो तथा सबऑर्डिनेट क्लाउज दैट, सो दैट, इन ऑर्डर, दैट से स्टार्ट हो तो इसे पर्पस यानी उद्देश्य का बोध हो तो सबऑर्डिनेट क्लाउज में मे का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे एक सेंटेंस देखें तब आपको समझ में आएगी बात। यहाँ पे सेंटेंस को देखें, आई वर्क हार्ड दैट, या कह सकते हैं आई वर्क हार्ड सो दैट, या आप कह सकते हैं आई वर्क हार्ड इन ऑर्डर दैट, तीनों में से कोई एक लगा सकते हैं, आई में सक्सीड, यानी मैं कठिन परिश्रम करता हूँ ताकि मैं सफल हो सकूँ, ठीक है। अब इसके जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों, जो इसका प्रिंसिपल क्लाउज है, ये इसका प्रिंसिपल क्लाउज है। आप यहाँ सेंटेंस देखें आई वर्क हार्ड, ये प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। और इसके बाद या तो दैट या फिर सो दैट या फिर इन ऑर्डर टू, सॉरी इन ऑर्डर दैट का प्रयोग हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर एक जो है कोई विश की गई है, यानी उद्देश्य या पर्पस बताया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान देना है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर इस तरह का हो तो वहाँ पर हमेशा मैं यानी मे का प्रयोग करेंगे, कैन का या माइट का नहीं करेंगे, वहाँ मे ही ज़्यादा सुटेबल होगा। आप सेकेंड सेंटेंस को देखें, यहाँ पर वी ईट दैट, या वी ईट सो दैट, या वी ईट इन ऑर्डर दैट वी मे लिव, यानी हम लोग खाते हैं ताकि हम लोग जिंदा रह सकें। तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि प्रिंसिपल क्लाउज जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, इसके बाद दैट या सो दैट या इन ऑर्डर दैट का प्रयोग हुआ है, तो ऑब्वियसली जो मॉडल वर्ब उधर लगेगा पर्पस को बताने के लिए वो मे होगा, ठीक है बच्चों। अब आगे आ जाएं, रूल नंबर 5 देखें आप इसका। रूल नंबर 5,
मे का प्रयोग अनसर्टेनिटी या सरप्राइज के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। आप यहाँ सेंटेंस को ध्यान दें। हाउ ओल्ड सी मे बी, हु मे बी देयर। आप देखेंगे दोनों सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लामेटरी साइन लगा हुआ है। तो आप जब कहते हो हाउ ओल्ड सी मे बी, कितनी, यानी उसका एज कितना है आप ये बता नहीं कर पा रहे, कितनी बूढ़ी है या कितना ज़्यादा उम्रदाज है। हु मे बी देयर, कौन है वहाँ, माने हम ये सर्टेन नहीं है कि वहाँ कौन है, यानी हम एक्सक्लेम कर रहे हैं अपने आप को। तो आप यहाँ पे अनसर्टेनिटी या सरप्राइज को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे मे जो है वो अनसर्टेनिटी या सरप्राइज को शो करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आ जाए। अब मे का जो पास्ट फॉर्म है बच्चों, उसे हम माइट के रूप में लेते हैं। यहाँ पे देखिए माइट, इस माइट को देखें। रूल 1, माइट का प्रयोग बे के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। जैसे मैंने वहाँ आपको पीछे बताया कि कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है लेकिन वो इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक उसी तरह से मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है लेकिन वो इनडायरेक्ट स्पीच में होता है बच्चों। आप यहाँ एग्जांपल देखें। ही सेड यू मे गो नाउ, उसने कहा तुम अब जा सकते हो। जब मैं इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कहना चाह रहा हूँ, यानी उसने कहा कि मैं जा सकता था, तो यहाँ पे बोलेंगे ही सेड दैट आई माइट गो देन। यानी यहाँ ध्यान दें, यहाँ माइट, यहाँ मे था और ये माइट में चेंज हो चुका है। तो ये डायरेक्ट स्पीच था, ये इनडायरेक्ट स्पीच था। सेकेंड सेंटेंस देखें, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग। जब इनडायरेक्ट वे में लाया तो ही सेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। तो बच्चों ये बात क्लियर हो गई होगी आपको कि माइट कोई एक पास्ट फॉर्म अपने आप में नहीं है, लेकिन जब माइट का इस्तेमाल हम इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं तो माइट यहाँ पे पास्ट टाइम को बताता है। ठीक है, ऐसे में माइट, कैन, कुड का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में भी होता है, इसलिए ये टाइम रिलेटेड या टेंस रिलेटेड नहीं होते हैं। ये मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपसे कहा था। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं इसके रूल 2 को देखते हैं। आप यहाँ रूल 2 को देखें। माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, जबकि मे का प्रयोग मोर पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, आपको इस बात को समझना। क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस बात को आप समझें। यहाँ पे सेंटेंस है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर हम कहते हैं इट माइट रेन टुडे, यानी आज बारिश हो सकती है, फिर हम कहते हैं इट मे रेन टुडे, इसका भी मतलब हुआ कि ये बारिश हो सकती है आज। लेकिन दोनों में क्या अंतर है वो आप ऐसे समझें। अगर मैं ये कहता हूँ इट माइट रेन टुडे, मतलब आज बारिश हो सकती है, संभावना बहुत कम है, आकाश में बादल बहुत कम है, मतलब बहुत कम संभावना की बारिश होगी यार, लेकिन बादल है तो बारिश हो सकती है, तो हम कहते हैं इट माइट रेन टुडे। लेकिन घनघोर बादल छाया हुआ है और लग रहा है कि अब बारिश होगी ही होगी, यानी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तब वहाँ पर अगर हम माइट बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। तो फिर हमें वहाँ बोलना चाहिए इट मे रेन टुडे, यानी जब हम मे लगाते हैं तो पॉसिबिलिटी का जो डिग्री है वो बहुत हाई हो जाता है, यानी कोई चीज़ अगर होगा ही होगा एकदम, मतलब आप मान के चले कि 100 में लग रहा है कि आपको 99 या 95 या % ये होगा, तो आप वहाँ पर मे लगाएं। लेकिन लग रहा है कि 40-50% चांसेस है, तो आपको वहाँ पर माइट का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये बात भी आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। ये काफ़ी बारीक डिफरेंस था मे और माइट के बीच में। अब इसके नेक्स्ट रूल को यहाँ पे देखें आप, रूल नंबर 3। माइट का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। बच्चों देखिए, हम कहते हैं कि माइट आई आस्क ए क्वेश्चन, या हम कहें मे आई आस्क ए क्वेश्चन, दोनों का मतलब सेम है, कोई डिफरेंस दोनों में नहीं है। यू माइट मेक ए लिटिल लेस नॉइज, यहाँ पर भी आप कह सकते थे यू मे मेक ए लिटिल लेस नॉइज। तो बेसिकली यहाँ पर अगर पोलाइटली आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना हो तो आप क्या कर सकते हैं कि या तो कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप मे का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर माइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये सारे सही माने जाएंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन उसमें एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। क्या रखनी है, अब इसको देखें सेकंड पॉइंट को।
कैन में की अपेक्षा अधिक विनम्रता तथा झिझक के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए कुड माइट का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अगर एक चीज़ ध्यान दें कि कैन या मे है और हम चाहते हैं कि वह कुड और माइट का प्रयोग हो, तो यहाँ पे जो हेजिटेशन का लेवल है वो किस में ज़्यादा होगा किस में कम होगा, ये आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि कैन में की अपेक्षा अधिक विनम्रता तथा झिझक के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए कुड और माइट का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस है तो आप वहाँ मे के जगह माइट का इस्तेमाल करिए। मान लीजिए आपके कोई बहुत सीनियर हैं, बहुत ज़्यादा सीनियर है, आप उनका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर मे नहीं बोल के माइट लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर माना जाएगा। यानी मे और माइट दोनों का सेंस सेम है, दोनों पोलाइटली किसी चीज़ को परमिशन लेने के लिए या देने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि माइट ज़्यादा हम्बल वर्ड है मे की तुलना में, उसी तरह से कुड ज़्यादा हम्बल वर्ड है कैन की तुलना में। ठीक है, यानी कैन से ज़्यादा पोलाइटनेस के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। ये सिंपल था, मैंने पीछे भी आपको ये बात बताई थी। आप इसके रूल 4 को देखें। यहाँ पर सपोजिशनल सेंटेंस जैसे आई विश, वी विश, ही विशेष, सी विशेष, एज दाउ, इफ ओनली, सपोज से स्टार्ट होते हैं अगर, तो इसे कोरी कल्पना का बोध होता है। कोरी कल्पना को एक्सप्रेस करने वाले क्लाउज में माइट का प्रयोग होता है। कोरी कल्पना का मतलब ये होता है बच्चों कि ऐसी कल्पना जो कभी पूरी नहीं हो सकती, अननेसेसरी हम इसको इमेजिन करते हैं, ये कोरी कल्पना होती है। यानी हवा में किले बनाना, मेकिंग कैसल इन द एयर हम लोग कह सकते हैं। तो वहाँ पे अगर अपने आप को एक्सप्रेस करना है इस भाव को, तो वहाँ पर माइट ज़्यादा एक्यूरेट वर्ड या मॉडल ऑक्सिलरी माना जाता है। अब यहाँ देखें, यहाँ पे इफ़ यू वर्कड हार्ड यू माइट सक्सीडेड, अगर तुम बहुत कठिन मेहनत किए होते तो तुम्हें सफलता मिल सकती थी। यानी ये एक ऐसे बच्चे से कहा जा रहा है जो बिल्कुल काम नहीं करना चाहता, मेहनत करना ही नहीं चाहता, और उसे हम कह रहे हैं अगर तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करते तो तुमको सफलता मिलती। तो ये कोरी कल्पना की ही बात हो गई। या आप दूसरा देखें सेंटेंस यहाँ, आई विश ही माइट हैव सीन मदर इंडिया, काश मैंने मदर इंडिया को मतलब मैं ये विश करता हूँ कि काश उसने मदर इंडिया को देखा होता। मदर इंडिया नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, तो देखा कैसे होता, कोरी कल्पना है ये। ठीक है, तो जहाँ पे कोरी कल्पना की बात हो वहाँ पे आपको माइट का ही इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं ओके बच्चों, अब हम लोग चलते हैं, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अब हम लोग नेक्स्ट जो मॉडल वर्ब है हमारे सामने बच्चों वो है शैल। शैल के यूज़ को देख लेते हैं। सॉरी वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन चूंकि जब तक मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा तो ये पूरा आपको समझ में नहीं आएगा, और 2 पार्ट में करना मुझे ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग एक वीडियो देख पाते हैं दूसरा नहीं देख पाते हैं। तो मैं चाह रहा था कि पूरा वीडियो को एक ही में कंप्लीट कर दूं। ठीक है बच्चों, इसलिए मैं यहाँ पे ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। चलिए इसको देखते हैं। शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई वी के साथ फ्यूचर के किसी कार्य, व्यापार, घटना को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। बच्चों ये तो कॉमन चीज़ आपको पता ही है कि जब हम फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं तो आई और वी इन दोनों के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दें। शैल का प्रयोग सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट यू तथा थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट ही, सी, इट, दे, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के साथ कमांड, प्रॉमिस, थ्रेटनिंग, डिटर्मिनेशन, कंपल्सन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। ध्यान ये देना है बच्चों कि अगर आई और वी का इस्तेमाल अगर शैल का इस्तेमाल आई और वी के साथ किया जा रहा है तो शैल वहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है, ना कि मॉडल वर्ब। वो मॉडल वर्ब वहाँ नहीं है। लेकिन अगर आई और वी को छोड़कर बाकी के साथ अगर शैल का प्रयोग हो रहा है तो उसका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग हो जाता है, और उस कंडीशन में शैल आपका मॉडल वर्ब की तरह से
बिहेव करता है। आप एग्जाम्पल देखें, यू शैल सिट आउटसाइड द ऑफिस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको ऑफिस के बाहर जाकर आप बैठ जाओ, यानी कमांड दिया जा रहा है। ठीक है बच्चों। इसी तरह से आप सेकंड को देखें, अगर प्रॉमिस की बात करें, यू शैल हैव ए हॉलीडे टुमारो, या ही शैल बी अवार्डेड, कल आप लोगों की छुट्टी होगी या कल उसे इनाम दिया जाएगा, प्रॉमिस किया जा रहा है। या थ्रेटनिंग की बात करें, इफ़ यू डू दिस यू शैल बी डिसमिस्ड, अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें डिसमिस कर दिया जाएगा। या ही शैल बी पनिश्ड इफ़ ही डज दैट अगेन, उसे पनिश किया जाएगा अगर वो इसे दोबारा करता है तो। यहाँ पे थ्रेटनिंग देने के लिए भी शैल का इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट को देखें, डिटर्मिनेशन, यू शैल गो देयर, ही शैल ओबे मी, तुम्हें वहाँ जाना होगा, यानी तुम डिटरमाइंड हो जाओगे, तुम्हें वहाँ जाना ही होगा। तो डिटर्मिनेशन के लिए भी यहाँ पे शैल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह से कंपल्सन यानी अनिवार्यता, यू शैल कम टू स्कूल एट 10, यानी आपको स्कूल 10 बजे आना ही है। या स्टूडेंट शैल पे देयर फी बाय द 8th ऑफ एवरी मंथ, यानी छात्रों को अपना फी महीने के 8वें तारीख तक जमा करनी ही होगी। कंपल्सन है, अनिवार्यता है, तो वहाँ पे शैल का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है बच्चों। अब सेकंड इसका देखिए रूल, लेटस या लेट्स से स्टार्ट होने वाले इंपरेटिव सेंटेंसेस के क्वेश्चन टैग्स में शैल का प्रयोग किया जाता है। आप एग्जांपल देखें, लेट अस डांस टुगेदर शैल वी, लेट्स प्ले शैल वी, लेट्स अस वर्क टुगेदर शैल वी। यानी जब आप क्वेश्चन टैग यहाँ कर रहे हैं, जैसा सेंटेंस था लेट अस डांस टुगेदर, चलिए हम लोग डांस करते हैं, क्या चले क्या? लेट्स प्ले शैल वी, चलिए खेलते हैं, खेलें क्या? लेट अस वर्क टुगेदर, चलिए एक साथ काम करते हैं, शैल वी, करेंगे क्या? या हम लोग एक साथ काम करेंगे क्या? यानी क्वेश्चन टैग के रूप में भी यहाँ शैल का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है। रूल नंबर 3, शैल का प्रयोग सजेशन यानी सुझाव को एक्सप्रेस करने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ भी होता है। अब यहाँ पे देखें इसको, इस सेंटेंस को देखें, शैल वी टॉक टू द हेडमैन, शैल आई ओपन द गेट। इन दोनों सेंटेंस में सुझाव को एक्सप्रेस किया जा रहा है, लेकिन आप ध्यान दें कि सेंटेंस का जो फॉर्म है वो इंट्रोगेटिव है, यानी सुझाव पूछने के सेंस में है। शैल वी टॉक टू द हेडमैन, क्या हमें मुखिया से बात करनी चाहिए? या शैल आई ओपन द गेट, क्या मुझे गेट खोल देना चाहिए? तो जहाँ पे चाहिए का सेंस हो रहा है वहाँ शैल यहाँ पे लग रहा है, लेकिन कंडीशन था कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव होना चाहिए। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, शैल का प्रयोग सिंपल फ्यूचरिटी जैसे परमिशन, डिज़ायर यानी अनुमति या इच्छा को एक्सप्रेस करने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ भी किया जाता है। आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल ये देखें आप इसको, शैल आई बी वेस्टिंग इन डिस्पेयर, शैल आई बी वेस्टिंग इन डिस्पेयर, क्या मैं निराशा में अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ? तो यहाँ पर भविष्य के बारे में यानी किसी इच्छा के बारे में बात की जा रही है। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट इसका यूज देखें, परमिशन, यानी अगर किसी को परमिशन देना है या लेना है तो भी शैल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। शैल वी गो आउट, यानी क्या हम लोग बाहर जा सकते हैं? इसी तरह से डिजायर यानी इच्छा प्रकट करने के लिए, शैल आई थ्रेड द नीडल फॉर यू, क्या मैं आपके लिए सुई में धागा डाल दूं? तो ये सारे जगहों पे आप शैल का प्रयोग देख रहे हैं कि या तो परमिशन या डिजायर वगैरह के लिए किया जा रहा है। इसी तरह से रूल 5 अगर देखें इसका, शैल का प्रयोग ऑर्डर यानी आदेश, इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश तथा स्पेकुलेशन यानी अनुमान को एक्सप्रेस करने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ भी किया जाता है। आप जैसे यहाँ एग्जांपल देखें, ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन में, व्हाट शैल आई डू फॉर योर चिल्ड्रन सर, व्हाट शैल आई डू फॉर योर चिल्ड्रन सर, यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है
कि सर मैं आपके बच्चों के लिए क्या कर सकता हूँ। या आप यहाँ पे देखें स्पेकुलेशन की बात हो रही है। व्हाट शैल आई डू इन अ मंथ, या हम कह सकते हैं वेयर शैल वी लिव दिस टाइम नेक्स्ट वीक। इन सारे जो सेंटेंस हैं, व्हाट शैल आई डू इन ए मंथ, मैं एक महीने में क्या करूँगा, मतलब क्या करूँगा, मतलब मुझे क्या करूँगा, ये अनुमान लगा रहा है, यहाँ पे स्पेकुलेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे शैल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो हमारा मॉडल यहाँ ऑक्सिलरी है ये है विल। विल का प्रयोग सेकेंड तथा थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट यानी यू, ही, शी, इट के सिंगुलर नंबर या फिर दे प्लूरल नंबर के साथ फ्यूचर के किसी कार्य को बताने के लिए किया जाता है। अब यहाँ देखें ध्यान से, यू विल गो टू जमशेदपुर टुमारो, ही विल हेल्प हर, दे विल कम, शी विल मैरी, यानी यहाँ पे जितने भी आपको दिख रहे हैं या तो सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। तो ध्यान ये देना था बच्चों, अभी मैंने बताया था कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर और प्लूरल, जैसे आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, तो बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं और पर्सन हैं उसके साथ विल का प्रयोग होता है। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ। यू के साथ भी आप विल लगा सकते हैं, दे के साथ भी लगा सकते हैं, ही के साथ भी विल लगा सकते हैं और दे के साथ भी लगा सकते हैं। हालांकि उसके मीनिंग में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। अब जैसे फॉर आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं यहाँ, अगर मैं कहता हूँ आई शैल गो टू दिल्ली, यानी मैं दिल्ली जाऊँगा, तो बट श्योरिटी नहीं है। बट अगर मैं ये कहूँ कि आई विल गो टू दिल्ली, तो ये श्योरिटी है कि मैं दिल्ली जाऊँगा ही जाऊँगा। ठीक है ना, तो ये डिफरेंसेस हैं यहाँ पर बच्चों। अब जैसे शैल का इस्तेमाल हमने देखा, तो विल का भी इस्तेमाल लगभग उसी सेंस में होता है, जैसे डिटर्मिनेशन है, प्रॉमिस है, थ्रेटनिंग है। आप डिटर्मिनेशन का सेंस देखें, आई विल नॉट सरेंडर बिफोर द जज, या प्रॉमिस का शब्द देखें, आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई सन, या थ्रेटनिंग देखें, आई विल किल हिम। तो यहाँ पर इसके साथ साथ आप यहाँ देखें विलिंगनेस, इच्छा बताने के लिए, जैसे आई विल गो टू राजगीर विथ माई वाइफ, ये इच्छा को बता रहे हैं। तो ये सारे चीज़ों के लिए, यानी कि अगर कोई डिटर्मिनेशन की बात करनी हो या प्रॉमिस की बात करनी हो, थ्रेटनिंग की बात करनी हो या विलिंगनेस की बात करनी हो, तो हम वहाँ पे विल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, रूल नंबर 2 देखें, विल का प्रयोग सेकेंड तथा थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट जैसे यू, ही, सी, इट सिंगुलर में और प्लूरल में जैसे दे के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी इसका प्रयोग हो सकता है। जैसे विल यू बाई ए रेडियो सेट टुडे, क्या तुम आज एक रेडियो सेट खरीदोगे, या विल ही गो टू राजगीर टुमारो, क्या वह कल राजगीर जाएगा। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए भी विल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आप देखें रूल नंबर 3, विल का प्रयोग इन्विटेशन यानी निमंत्रण, रिक्वेस्ट यानी आग्रह, इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश, ऑर्डर यानी आदेश, इनविटेबिलिटी यानी अवश्यंभाविता के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। अब यहाँ देखें, विल यू कम टू डिनर, ये इन्विटेशन का सेंस है। विल यू हेल्प मी, रिक्वेस्ट का सेंस है। इसके बाद देखिए, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, विल यू, तो ये इंस्ट्रक्शन या डिज़ायर का सेंस है। इसी तरह से एक्सीडेंट्स विल हैपन, यानी एक्सीडेंट्स जो है ये हो सकता है, यानी संभावना या अपरिहार्यता को भी ये बता सकता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉडल वर्ब की ओर, और ये है हमारा नेक्स्ट जो मॉडल वर्ब है, ये है वुड। आप यहाँ देखिए बच्चों, वुड का प्रयोग विल के पास्ट फॉर्म के रूप में होता है। नियम वही है कि अगर विल का प्रयोग पास्ट फॉर्म में इनडायरेक्ट स्पीच में करना चाहें तो वहाँ पे विल नहीं बल्कि हमको वुड करना होगा। आप एग्जांपल देखें यहाँ, ही सेड ही विल गो देयर, उसने कहा वह, ही विल गो देयर मैंने वो वहाँ जाएगा। लेकिन जब उसको डायरेक्ट वे में कहेंगे तो ही सेड दैट ही वुड गो देयर, यानी यहाँ पे विल था और ये वुड में चेंज हो गया। तो इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है प्यारे बच्चों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, रूल नंबर 2 देखें यहाँ, वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। जैसे
He would talk upon the subject for hours together. She would sit for hours in her garden and knit. Gandhiji would spin every morning. He would go for a walk every morning. After lunch, he would have a short nap. ये जितने भी सेंटेंस आपको दिख रहे हैं ये किसी पास्ट हैबिट को बता रहा है। गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग, यानी गांधी जी हर सुबह स्पिनिंग यानी सूत काता करते थे, तो ये उनका हैबिट था। तो हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसका रूल नंबर 3 को देखें। वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। वुड यू प्लीज़ लेंड मी योर बुक, क्या आप मुझे अपना बुक देंगे उधार। वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी, क्या आप एक कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे। वुड यू प्लीज़ लिसन टू मी, क्या आप मेरी बात सुनेंगे। यहाँ पे जितने भी हैं मैं पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन सेंटेंस का जो फॉर्म है वो इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव फॉर्म में जब रिक्वेस्ट करनी हो वुड का प्रयोग यहाँ पर करना चाहिए। ठीक है, रूल नंबर 4 देखें। वुड का प्रयोग प्रोबेबिलिटी यानी संभावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। ही वुड बी हर हस्बैंड, वह उसका पति हो सकता था। ही वुड बी ए फार्मर, वह किसान हो सकता था। पर यहाँ पॉसिबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी को बताने के लिए वुड का प्रयोग किया जा रहा है। अब नेक्स्ट को देखें। वुड का प्रयोग विश यानी इच्छा को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। वुड दैट ही वर हेयर, यानी उसकी इच्छा है कि वो काश यहाँ होता। ठीक है ना, आई विश दैट ही वर हेयर, यानी ये मेरी इच्छा कि वो यहाँ पर होता। तो इच्छा को प्रकट करने के लिए भी वुड का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, नाउ रूल नंबर 6 को देखें आप यहाँ। वुड का प्रयोग डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। जैसे ही वुड हैव हिज ओन वे, यानी ही वॉज डिटरमाइंड टू हैव हिज ओन वे, यानी वो उसने ये तय कर लिया है कि वो अपना रास्ता खुद डिसाइड करेगा। ठीक है ना, तो डिटर्मिनेशन को यहाँ पे बता रहा है। ठीक है बच्चों, और इसका रूल नंबर 7 आप देखें यहाँ। वुड का प्रयोग पास्ट विलिंगनेस यानी बीते हुए समय में अगर कोई इच्छा थी तो वहाँ पर भी इसको एक्सप्रेस करने के लिए वुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ आप देखें, सी सेड दैट सी वुड हेल्प मी, यानी उसने मुझे कहा कि वह मेरी मदद करेगी, यानी पास्ट टाइम में जो इच्छा है बच्चों उसे बताने के लिए इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। ठीक है, रूल नंबर 8 देखिए बच्चों आप यहाँ। वुड का प्रयोग प्रेफरेंसेस यानी पसंद या प्राथमिकता, चॉइस आदि के लिए एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। आप एग्जांपल देखें। ही वुड रैदर डाई देन टेल ए लाई, मतलब वो झूठ बोलने की अपेक्षा मरना पसंद करेगा। माने चॉइसेस हैं उसके पास कि ये करो या ये करो, तो उसमें कोई एक चूज करना है तो वहाँ पे वुड का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक बात यहाँ पे नोट करने वाली है, इसे आप जरूर ध्यान दें। यहाँ पर जब कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में वुड का प्रयोग प्रेफरेंस और चॉइस को एक्सप्रेस करने के लिए होता है तो वुड के बाद रैदर और सूनर का प्रयोग होता है। ठीक है, ये बात यहाँ ध्यान रखेंगे। नाउ रूल नंबर 9 पे चलते हैं हम लोग। वुड का प्रयोग प्रेजेंट और पास्ट के अनरियल कंडीशन, जो कोरी कल्पना मैंने बात कहा कि जो पॉसिबिलिटी नहीं है और हम उसकी बात कर रहे हैं तो ये कोरी कल्पना कहलाता है, तो वहाँ भी वुड का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप एग्जाम्पल देखिए एकदम समझ में आएगा आपको। इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, अगर मैं एक पक्षी होता या होती तो मैं आसमान में उड़ सकता था या सकती थी। भाई ये तो कोरी कल्पना है ना, कि अगर हम मनुष्य हैं तो हम उड़ कैसे सकते हैं, लेकिन हम लोग कल्पना कर लेते हैं। तो कल्पना को एक्सप्रेस करने के लिए हम यहाँ पे वुड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आ जाए आप रूल नंबर 10 में। यहाँ पर वुड का प्रयोग रिफ्यूजल यानी इनकार के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। आप यहाँ पर देखें लाइन को, ही वुडंट आंसर एनी क्वेश्चन या ही रिफ्यूज टू आंसर एनी क्वेश्चन, द मशीन वुडंट स्टार्ट, यानी यहाँ पे रिफ्यूजल का सेंस है कि ये काम करने से वो मना हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वुड का इस्तेमाल करेंगे। अब नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं आप लोग, ये है शुड। शुड का प्रयोग ऐसे सेल के पास्ट टेंस के फॉर्म में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। आप यहाँ एग्जाम्पल देख लें। आई सेड आई शेल नॉट डू दिस वर्क, मैंने कहा कि मैं ये काम नहीं करूँगा या करूँगी, लेकिन जब उसे हमने इनडायरेक्ट में डाला तो कहा आई सेड दैट आई शुड नॉट डू दैट वर्क, यानी यहाँ पर देखिए सेल था, इसको हमने शुड में चेंज कर दिया। तो अगर इनडायरेक्ट स्पीच में हमको सेल यानी चाहिए का सेंस में कोई चीज़ बताना है
तो वहाँ पे हम शुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों। दूसरा जो रूल है यहाँ पे देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है रूल ये बच्चों। शुड का प्रयोग मोरल ऑब्लिगेशन यानी नैतिक दायित्व और ड्यूटी यानी कर्तव्य के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। आप यहाँ एग्जाम्पल देखें। वन शुड लव वंस कंट्री यानी किसी को भी अपने देश से प्यार करना चाहिए। मोरल ऑब्लिगेशन यानी नैतिक दायित्व है ये। वी शुड नॉट टेल ए लाई, हमें झूठ नहीं कहना चाहिए, नैतिकता का बोध कराता है, यानी मोरल ऑब्लिगेशन की बात होती है। तो बच्चों ये ध्यान देना है कि अगर कोई मोरल ऑब्लिगेशन यानी नैतिकता ये कहती है कि हमें ऐसा करना चाहिए, तो फिर हमें वहाँ शुड का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आप देखें, शुड हैव का प्रयोग पास्ट ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। शुड हैव, अब यहाँ पर सेंटेंस देखें, आई शुड हैव अटेंडेड द मीटिंग यस्टरडे बट आई फॉरगॉट ऑल अबाउट इट, यानी मुझे कल मीटिंग अटेंड करना चाहिए था, ठीक है, लेकिन मैं भूल गया, यानी इसलिए नहीं कर पाया। जैसे सेंटेंस है, ही शुड हैव पेड द मनी लॉन्ग अगो, यानी उसे तो बहुत पहले पैसा जो है पेमेंट कर देना चाहिए था। तो पास्ट ड्यूटी के रूप में शुड हैव का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों। और शुड का जो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज है बच्चों, वो है चाहिए, यानी एडवाइस के सेंस में। ठीक है। आप यहाँ सेंटेंस देखें, यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक, तुम्हें उसके मिस्टेक पर यानी गलती पर नहीं हंसना चाहिए। ठीक है। तो जहाँ चाहिए का सेंस है, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है कि चाहिए का सेंस में ऑथेंटिकेशन नहीं होता है, माने आप कंपल्सरली किसी को नहीं कह सकते कि आपको ये करना ही चाहिए, आप केवल एडवाइस दे सकते हो। जैसे कोई अगर आपका दोस्त सिगरेट पी रहा था, आप उसको सिर्फ ये कह सकते हो कि यू शुड नॉट स्मोक। ठीक है। आप उसको एकदम हार्ड एंड फास्ट आप रूल नहीं बना सकते हैं, आप उसको एडवाइस ही दे सकते हैं। तो फिर वहाँ चाहिए के सेंस में वहाँ पे मस्ट का इस्तेमाल होता है, जिसे हम लोग थोड़ा आगे देखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं इसके नेक्स्ट रूल को। आप इसका नेक्स्ट रूल को देखें, रूल नंबर 4। शुड का प्रयोग सपोजिशन यानी कोई कल्पना है को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है कंडीशनल क्लाउज में। जैसे इफ इट शुड रेन दे विल नॉट कम, यदि बारिश होगी तो वो नहीं आएगा। ठीक है ना। ये कंडीशनल क्लाउज है। यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या है, वो कब आएगा, वो कब नहीं आएगा, कि अगर बारिश होती है तो जो कंडीशनल क्लाउज है वहाँ पे सपोजिशन करने के लिए शुड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। नेक्स्ट देखें, शुड का प्रयोग पॉसिबिलिटी यानी संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। जैसे आई थिंक ही शुड कम टुमारो, यानी मैं सोचता हूँ या मुझे लगता है कि उसे आज आना चाहिए। ठीक है। तो शुड का प्रयोग यहाँ पर पॉसिबिलिटी को बताने के लिए भी किया जा रहा है। लेकिन बच्चों एक बात यहाँ पे ध्यान देना है कि पॉसिबिलिटी को तो ये बताता जरूर है, पर शुड का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कंडीशनल क्लाउज में ही होता है, यानी लेस पॉसिबिलिटी है, संभावना कम है, संदेह जहाँ ज़्यादा होता है। जैसे इफ़ ही शुड कम आस्क हिम टू वेट फॉर मी, अगर वो आता है तो उसे मुझे मेरा इंतजार करने के लिए कहो। अगर वो आता है तो मतलब डाउट है कि कोई जरूरी नहीं कि वो आएगा ही, लेकिन अगर आ जाता है तब की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमको शुड का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं रूल नंबर 6 पे। सो दैट या इन ऑर्डर दैट से स्टार्ट होने वाले क्लाउज में पर्पस या रिजल्ट को एक्सप्रेस करने के लिए शुड का इस्तेमाल किया जाएगा। आप यहाँ सेंटेंस को देखें, वी डिड इट केयरफुली सो दैट वन शुड सी इट। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सो दैट का प्रयोग हुआ है बच्चों। ठीक है ना। या सेकेंड सेंटेंस को देखें, ही डिड इट इन ऑर्डर दैट ऑल शुड बी सेटिस्फाइड, माने उसने ये ऐसा इसलिए किया ताकि सारे लोग संतुष्ट हो सकें। तो यहाँ पे जो कंडीशनल क्लाउज है उसमें पर्पसली कोई पर्पस या रिजल्ट को एक्सप्रेस करना है, और स्पेशली जब उसमें सो दैट या इन ऑर्डर दैट का इस्तेमाल हुआ है कंजक्शन के रूप में, तो फिर वहाँ पर हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। आप आ जाए रूल नंबर 7 में। इसका शुड का प्रयोग लेस्ट के बाद नेगेटिव पर्पस को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। जैसे ही रन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, उसे तेज दौड़ना चाहिए नहीं तो वो ट्रेन मिस कर जाएगा। नेगेटिव पर्पस की बात हो रही है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, तुम्हें कठिन मेहनत करनी चाहिए नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो यहाँ पे ध्यान देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर कभी भी लेस्ट शब्द का प्रयोग हुआ हो तो हमेशा उसके साथ जो मॉडल वर्ब इस्तेमाल होगा वो शुड ही होता है बच्चों।
आप ये ध्यान रखिए कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हो और अगर ग्रामर से रिलेटेड कोई सेंटेंस आपको दिया गया है और वहाँ पे अगर लेस्ट का इस्तेमाल हुआ है तो आप हमेशा उसके साथ शुड का प्रयोग करेंगे, इसके अलावा और किसी का प्रयोग नहीं करेंगे। इस बात को आप गांठ बांध लें, इसको ध्यान रखें। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बढ़ते हैं रूल नंबर 8 की तरफ। शुड का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लाउज में वर्ब और फ्रेज के बाद डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस, थ्रेट्स, ऑर्डर और प्रॉमिस को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। आप यहाँ पे सेंटेंस देखें, आई प्रोमिस्ड माई सन दैट ही शुड हैव ए न्यू बुक। या सेकेंड सेंटेंस देखें, आई हैव ऑर्डर्ड दैट ही शुड प्ले टुडे। या नेक्स्ट सेंटेंस देखें, द ऑफिसर गेव ऑर्डर्स दैट वी शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर। यह सारे जगहों पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, या तो डिटर्मिनेशन की बात हो रही है, या कोई विलिंगनेस की बात हो रही है, या थ्रेट्स या ऑर्डर की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन जहां पे शुड का इस्तेमाल हुआ वो सारे के सारे सब ऑर्डिनेट क्लाउज में है। देखिए, आप कैसे जानेंगे कि वो सब ऑर्डिनेट क्लाउज है, तो आप हमेशा याद रखें कि जहां पे दो क्लाउज इस्तेमाल हुआ है, जहां पे मेन क्लाउज और सब ऑर्डिनेट क्लाउज है, तो दैट के बाद वाला जो सेंटेंस है वो सब ऑर्डिनेट क्लाउज होता है। तो आप हमेशा देखें कि दैट के बाद ही शुड का इस्तेमाल हुआ है, जहां भी दैट लगा उसके बाद ही शुड आया है। ठीक है बच्चों, तो ये बात क्लियरली आप नोट कर लेना कि अगर किसी कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अगर आप प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज में सेंटेंस बटा हुआ है तो शुड का इस्तेमाल डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस, थ्रेट्स आदि बताने के लिए हमेशा सबऑर्डिनेट क्लाउज में ही शुड का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस यहां पे आप देखिए, रूल नंबर 9। शुड का प्रयोग फॉर्मल नोटिस और इंस्ट्रक्शंस यानी औपचारिक सूचनाएं और निर्देशों को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। जैसे आप यहां देखें सेंटेंस, कैंडिडेट शुड आंसर ऑल द क्वेश्चन, यानी कैंडिडेट्स को सारे क्वेश्चन का जवाब देने चाहिए, इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर। या आप देखें, योर एप्लीकेशन शुड रीच हियर बिफोर 26 जनवरी 2015, यानी आपके जो एप्लीकेशन है वो यहाँ 26 जनवरी 2015 से पहले तक पहुँच जाने चाहिए, नोटिफाई किया जा रहा है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन के लिए या इंस्ट्रक्शन के लिए शुड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखें, शुड का प्रयोग कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। जैसे शुड ही नॉट कम, व्हाट शैल वी डू, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इफ ही शुड नॉट कम व्हाट शैल वी डू, यानी अगर वो नहीं आता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे। ठीक है ना, तो ये कंडीशन को बताने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आप यहाँ पे रूल देखें, रूल नंबर 11। शुड का प्रयोग अनरियल सिचुएशन यानी कोरी कल्पना की जो बात मैंने कही वहाँ पर प्रिंसिपल क्लाउज में पोलाइट एडवाइस या इम्प्रूवमेंट के लिए दिए गए डांट या फटकार के लिए होता है। जैसा आप यहाँ देखें, इफ ही वर यू ही शुड नॉट डू इट, इफ आई वर यू आई शुड नॉट चीट हिम। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल क्लाउज है वहाँ उस प्रिंसिपल क्लाउज में या तो किसी एडवाइस या इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है, ठीक है, तब उस केस में वहाँ पर शुड का इस्तेमाल आप करेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है ये आपने देख लिया। मोटा मोटी आप ये याद रखें, एकदम बहुत सिंपल में याद रखना है। तो शुड का मतलब होता है चाहिए, और सबसे जो कॉमन या कैजुअल यूज है इसका वो है चाहिए का सेंस। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, यू शुड नॉट गो देयर बिकॉज इट इज़ वेरी डेंजरस प्लेस, यू शुड नॉट स्मोक, यानी ये इसका जनरल सेंस है। और बाकी इसका बारीक यूजेस क्या है वो मैंने आपको अभी एक एक करके बताया है। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है यहाँ पर आप देखें आउट टू। ठीक है बच्चों, रूल नंबर 1 देखें, आउट टू का प्रयोग मोरल ऑब्लिगेशन यानी नैतिक कर्तव्य, डिजायरेबिलिटी और ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों, आउट टू जो है वो मोरल ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करता है। इस बात को आप अपने मन में गांठ बांध के रख लें। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको मैं समझा रहा हूँ। वी आउट टू लव अवर कंट्री, यानी हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। कोई हमको सिखाएगा नहीं कि हमको अपने देश से प्रेम करना चाहिए, ये हमारा मोरल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य है। वी आउट टू हेल्प दोज हु आर इन नीड, यानी जो लोग किसी मुसीबत में है या किसी आवश्यकता में है तो हमें उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। ये हमें कोई बताता नहीं है, ये हमें अंदर से ये भावना आती है, ये मोरल ऑब्लिगेशन है।
यू आउट टू हेल्प योर पुअर फ्रेंड्स, यानी तुम्हें अपने अपने जो गरीब दोस्त हैं उसकी मदद करनी चाहिए। ये आपको कोई कहेगा नहीं, ये आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों जहां पर भी मोरल ऑब्लिगेशंस की बात हो, आपको निस्संदेह वहां आउट टू का प्रयोग करनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल देखें। आउट टू का प्रयोग स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। जहां पे संभावना बहुत ज़्यादा है किसी चीज़ के होने की, तो वहाँ आउट टू का प्रयोग आप करें। यहाँ पर सेंटेंस देखें, ही आउट टू विन द रेस, यानी उसके जीतने की संभावना बहुत अधिक है, तो मैंने वहाँ आउट टू लगा दिया। सी आउट टू पास इन द फर्स्ट डिवीजन, यानी मुझे यह पक्का यकीन है कि वो फर्स्ट डिवीजन में पास करेगी, तो मैंने वहाँ आउट टू का प्रयोग किया है। ठीक है, द फिल्म आउट टू बी ए ग्रेट सक्सेस, यानी फिल्म इतनी अच्छी है कि उसकी सफलता की पूरी गारंटी है, तो हम वहाँ आउट टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये बात आप समझ लें कि अगर प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक है तो आप वहां पर आंख मूंद कर आउट टू का प्रयोग करें। नेक्स्ट है रूल नंबर 3 देखें। आउट टू का प्रयोग एडवाइस यानी सलाह देने के लिए भी किया जा सकता है। जैसे यू आउट टू रीड द गीता, तुम्हें गीता पढ़नी चाहिए। स्टूडेंट आउट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, स्टूडेंट को सुबह उठना चाहिए। यहाँ पे देखिए सलाह एडवाइस दिया जा रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट आउट टू का प्रयोग लॉजिकल नेसेसिटी यानी तार्किक आवश्यकता को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। जैसे अदिति आउट नॉट टू बी लेट, अदिति को लेट नहीं होना चाहिए। यानी मान लीजिए कहीं पढ़ने जाना है और टाइम पे आप नहीं पहुंचेंगे तो बहुत सारा पढ़ाई पार हो चुका होगा, तब पहुंचेंगे, तो ये लॉजिक नहीं है। ठीक है ना, तो इस यहाँ पे आउट टू का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है बच्चों, रूल 5 देखें आप इसका। आउट टू प्लस हैव प्लस मेन वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म का प्रयोग पास्ट ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने के लिए होता है। जैसे यहाँ पे लाइन देखें, ही आउट टू हैव वर्कड हार्ड, ही आउट टू हैव वर्कड हार्ड, उसे बहुत कठिन मेहनत करना चाहिए था। ये ऑब्लिगेटरी था कि अगर उसको सफलता चाहिए था तो उसे बहुत मेहनत करना चाहिए था, तो वहाँ आउट टू का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से आई आउट टू हैव विजिटेड माई ब्रदर यस्टरडे, तो ये जितने भी सेंटेंस यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों आप, ये सारे के सारे सेंटेंस जो है वो पास्ट ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस कर रहा है, तो वहाँ पे हमने आउट टू का इस्तेमाल किया है। ठीक है, आप नेक्स्ट सेंटेंस नेक्स्ट रूल देखें 6। आउट नॉट टू प्लस हैव प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग पास्ट के डिसअप्रूवल को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए आप, यू आउट नॉट टू हैव लाफ्ड एट हर मिस्टेक, यानी तुम्हें उसके गलती पर हंसना नहीं चाहिए, यानी आउट नॉट टू का सेंस आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब जो नेक्स्ट मॉडल वर्ब है वो हमारे सामने है मस्ट। अब रूल नंबर मस्ट इसका देखिए फर्स्ट, मस्ट का प्रयोग कंपल्सन यानी अनिवार्यता, बाध्यता और स्ट्रॉन्ग मॉरल एब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। कैंडिडेट्स मस्ट आंसर एटलीस्ट 5 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन, यानी 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन का आंसर देना एकदम अनिवार्य है, कंपलसरी है। तो जहाँ पे कोई काम अगर कंपलसरली करना है ना, करना ही करना है, तो बच्चों वहाँ पर हमें मस्ट का इस्तेमाल करना है। अगर आप लिख दोगे ऐसे कि कैंडिडेट शुड आंसर एटलीस्ट 5 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन, यानी कैंडिडेट को 10 में से 5 क्वेश्चन का जवाब देना चाहिए, तो बच्चा दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, सोचेगा चलो यार 4 ही दे देते हैं। लेकिन मस्ट लगा तो उसे ये बात समझ में आ गई कि नहीं, 10 में से 5 का क्वेश्चन का आंसर तो देना ही देना है। तो ठीक है, तो ये मस्ट का सेंस जो है आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मस्ट का प्रयोग फिक्स डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प या पक्का इरादा को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। जैसे आप यहाँ देखें, वी मस्ट को यानी हमें वहाँ जाना ही है। आई मस्ट हैव माई मनी बैक, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए ही चाहिए। यू मस्ट सरेंडर योर सेल्फ टू हर फादर, तुम्हें अपने पिताजी के सामने जाकर सरेंडर करना ही चाहिए। ठीक है बच्चों, तो जहाँ पे एकदम फिक्स डिटर्मिनेशन की बात हो रही है तो आप वहाँ पर निश्चित रूप से मस्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब आ जाए इसके रूल नंबर 3 को देखें। रूल नंबर 3 यहाँ पर देखें, मस्ट का प्रयोग ड्यूटी यानी कर्तव्य को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। ए सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, एक सैनिक को अपने देश के लिए जरूर लड़ना चाहिए, यानी जहाँ पर ड्यूटी यानी कर्तव्य की बात हो आप वहाँ मस्ट का प्रयोग करें। ठीक है बच्चों, रूल नंबर 4 देखें, मस्ट का प्रयोग सर्टिनिटी यानी निश्चितता को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। आप सेंटेंस देखें यहाँ, यू मस्ट फिनिश द वर्क बाय टुमारो, यानी कल तक तुमको ये काम एकदम निश्चित रूप से खत्म कर देना है। तो जहाँ पे आपको एकदम डिटर्मिनेट होकर ये बताना है कि नहीं ये तुमको करना ही करना है, आप वहाँ निश्चित रूप से मस्ट का
प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 5 देखें, मस्ट का प्रयोग स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड यानी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी को बताने के लिए हो रहा है। जैसे यहाँ देखें, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट श्रीमती गांधी, आपने श्रीमती गांधी के बारे में जरूर सुना होगा, यानी बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपने गांधी जी के बारे में सुना होगा। तो जहाँ पे ऐसी संभावना हो तो वहाँ पर बच्चों हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें आप, रूल नंबर 6, मस्ट का प्रयोग इनएविटेबल यानी अनिवार्य या अवश्यंभावी के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए होता है। जैसे वी मस्ट ऑल डाई, यानी हम लोग तो लग रहा है मर ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना का समय है एंड इट सीम्स दैट वी मस्ट ऑल डाई, ऐसा लगता है कि हम लोग सब मर ही जाएंगे, ऐसा लगता है। ठीक है, तो जहाँ पे एकदम कोई चीज़ बहुत अनिवार्य आपको दिख रहा है कि अवश्यंभावी ऐसा होकर रहेगा, तो जनरली आप वहाँ पे मस्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉडल वर्ब की ओर, और ये है आपका यूज्ड टू। आप यहाँ पर देखें, यूज्ड टू का प्रयोग पास्ट हैबिट या सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए होता है। जैसे ही यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग, मतलब उसको ये आदत थी कि वो हर सुबह टहला करता था, घूमा करता था। ये पास्ट हैबिट को बता रहा बच्चों, ठीक है ना। और सेकंड देखें, गांधी जी यूज्ड टू स्पिन इन द आफ्टरनून, यानी गांधी जी की आदत थी कि दोपहर के बाद वो अक्सर सूत जो है वो काता करते थे। तो पास्ट टाइम में अगर किसी हैबिट को बताना हो, हैबिचुअल वर्क को बताना है तो वहाँ पे यूज्ड टू का इस्तेमाल होता है। ऐसे वुड का भी इस्तेमाल वहाँ पे हम लोग कर सकते थे, ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पे अगर आप यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हो तो ये ज़्यादा बेहतर माना जाएगा। आप इसके रूल नंबर 2 को देखें, यूज्ड का प्रयोग डिसकंटिन्यू हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है, ना कि वुड का। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, आई यूज्ड टू स्मोक सिगरेट, नाउ आई स्मोक ए पाइप। पहले मैं सिगरेट पिया करता था लेकिन अब मैं पाइप पीता हूँ, यानी जो पहले वाला हैबिट था वो डिसकंटिन्यू हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, वहाँ पे यूज्ड टू का इस्तेमाल किए हैं बच्चों, ठीक है ना। यहाँ एक बात ध्यान दें, यूज्ड टू का प्रयोग अफर्मेटिव, नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे होगा वो यहाँ पे नीचे आप देखें। सबसे पहले आप अफर्मेटिव सेंटेंस देखें, यहाँ पर ही यूज्ड टू वॉक, यानी उसको आदत थी घूमने की, टहलने की। नेगेटिव देखें, ही यूज्ड नॉट टू वॉक, मतलब वो कभी टहलना नहीं करता था। ही डिड नॉट यूज्ड टू वॉक, इसका मतलब हुआ कि वो कभी नहीं टहला करता था, वो हैबिट था उसका, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव सेंस है बच्चों, ठीक है, यहाँ पर उसका सेंस नेगेटिव है। अब इसका इंट्रोगेटिव सेंस यहाँ पे आप देखें, इसको देखें, यूज्ड ही टू वॉक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या वह टहला करता था, मतलब क्या वो टहला करता था, मतलब क्या उसकी आदत थी कि वो टहलता था। तो इंट्रोगेटिव में भी यूज्ड टू का इस्तेमाल आप कर सकते हो, ठीक है बच्चों। यानी आप ये बात, इस बात को ध्यान दें, ये पैराग्राफ को थोड़ा सा आप देख लें स्क्रीन पर एक बार। यूज्ड टू का प्रयोग बी एक्स्टम्ड टू, यानी किसी चीज़ से एक्स्टम्ड यानी अभ्यस्त हो जाना के अर्थ में होता है। इस अर्थ में यूज्ड का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है तथा इसके पहले बी, बिकम, गेट का प्रयोग अवश्य होता है, जो किसी भी टेंस में प्रयुक्त हो सकता है। इस अर्थ में यूज्ड टू के बाद नाउन, प्रोनाउन, जरंड का प्रयोग निश्चित रूप से होता है। जैसे ही इज़ नॉट यूज्ड टू ड्रिंकिंग टी विदाउट एनी शुगर इन इट। देखिए बच्चों, यहाँ पर अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ड्रिंकिंग जो है वो जेरेंड है, तो ड्रिंकिंग के आगे टू कैसे लग गया। तो यहाँ पे टू, वो ड्रिंकिंग आगे नहीं लगा हुआ, वो यूज टू के साथ लगा हुआ है। यानी ही इज़ नॉट यूज टू ड्रिंकिंग टी विदाउट एनी शुगर इन इट, यानी उसकी क्या आदत थी कि बिना शुगर के वो चाय नहीं पिया करता था। इसी तरह से सी इज़ यूज टू वर्किंग इन ए नॉइजी रूम, तो यहाँ भी हैबिचुएशन की बात कर रही है, यानी वो उस काम के लिए अभ्यस्त है, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे हमने यूज टू का प्रयोग किया है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट जो मॉडल है वो हमारे पास है, वो है नीड। नीड का प्रयोग की आवश्यकता होना था, यानी रिक्वायर्ड, टू हैव, टू बी, नेसेसरी के अर्थ में मेन वर्ब के रूप में सिंगुलर वर्ब के या प्लूरल दोनों में होता है। जैसे ही नीड्स माई हेल्प या ही नीड्स टू गो देयर। आप देखिए यहाँ पे ये इसका प्रयोग जो है वो सिंगुलर वर्ब के रूप में हो रहा है। उसी तरह से दे नीड टू डू देयर वर्क, यहाँ पे इसका प्रयोग जो है वो प्लूरल वर्ब, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है।
तो नीड का प्रयोग किसी चीज़ के होना के सेंस में या आवश्यकता के सेंस में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, एक चीज़ ध्यान देंगे, जब नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होगा तो इसका फॉर्म चेंज होगा V1 V2 V3 की तरह, लेकिन अगर इसका फॉर्म नहीं चेंज हो रहा है तो आप समझ जाइए इसका प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी की तरह से हो रहा है। ठीक इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे ही डज नॉट नीड माई हेल्प, उसे मेरी मदद की कोई आवश्यकता नहीं है। या फिर इंट्रोगेटिव में हो सकता है, डू यू नीड माई हेल्प, क्या तुम्हें मेरी मदद की आवश्यकता है। तो बच्चों नीड का प्रयोग जो है वो मेन वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी दोनों के रूप में किया जा सकता है। ठीक इसी तरह से नीड का प्रयोग नीड नॉट के रूप में भी नेगेटिव सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए किया जा सकता है, सिंगुलर या प्लूरल दोनों में। जैसे आई नीड नॉट गो देयर, मुझे वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप यहाँ ध्यान दें, एक सेंटेंस क्लियर, ही नीड नॉट गो देयर कम हेयर, तो आप बोलेंगे यहाँ नीड लगा, एस क्यों नहीं लगा जबकि ही है। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे एस लगा देंगे तो नीड यहाँ पे जो है वो ऑक्सिलरी नहीं बल्कि वो मेन वर्ब बन जाएगा, मैंने पहले भी बताया था। तो अगर यहाँ पे नीड केवल प्रयोग हुआ मतलब ये सेंटेंस करेक्ट है, मतलब यह नीड जो है वो मॉडल वर्ब के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है बच्चों, अच्छा अब यहाँ पे ध्यान दें, नीड का प्रयोग मार्जिनल ऑक्सिलरी के रूप में भी किया जाता है। नीड का प्रयोग मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे नीड सी गो देयर, तो आप यहाँ कहेंगे सी था तो नीड होना चाहिए था, नीड्स होना चाहिए तो नीड क्यों किया। चाहे नीड ही मीट हिज बॉस, नीड सी गो देयर यानी क्या उसे वहाँ जाने की आवश्यकता है। नीड ही मीट हिज बॉस, क्या उसे अपने बॉस से मिलने की आवश्यकता है। तो बच्चों यहाँ पे नीड है जो उसका फॉर्म चेंज नहीं हो रहा है, आप निश्चित रूप से समझ लो कि ये यहाँ पे मार्जिनल ऑक्सिलरी या मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब आ जाएं आप नेक्स्ट, डेयर। डेयर का प्रयोग साहस करना या हिम्मत करना यानी टू बी करेजियस या एनफ टू डू समथिंग और टू हैव इम्प्यूडेंस के अर्थ में मेन वर्ब के रूप में सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों के फॉर्म में होता है। जैसे ही डेयर्स टू गो देयर या आई डेयर टू अपोज माई फादर, यानी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँ, या मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने पिता का विरोध करूँ। दे डेयर टू कम हेयर, माने उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ आ सकें। ठीक है, तो डेयर जो है वो करेज यानी साहस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। ठीक है, ऐसे इसका इस्तेमाल नेगेटिव सेंटेंस में भी होता है। जैसे ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, यानी उसे वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हुई। आई डोंट डेयर टू अपोज माई फादर, यानी मुझ में ऐसी हिम्मत कभी हो ही नहीं सकती कि मैं अपने पिता का विरोध करूं। ठीक उसी तरह से इंट्रोगेटिव में भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे डस ही डेयर टू कम हियर, क्या उसे यहाँ आने में डर लगता है, क्या उसके अंदर इतना साहस नहीं कि वो यहाँ आ सके। इसी तरह से डू आई डेयर टू अपोज माई टीचर, क्या मुझ में इतना साहस है कि मैं अपने टीचर का विरोध कर सकूं। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि डेयर का प्रयोग जो है वो आप मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। ठीक है, रूल नंबर 2 देखें, डेयर नॉट और डेयर नॉट का प्रयोग मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में नेगेटिव आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। आई डेयर नॉट गो देयर, ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर। देखो बच्चों प्लूरल फॉर्म का मतलब क्या है, अगर यहाँ ही था तो यहाँ पे आप कहते कि डेयर्स होना चाहिए था, तो अगर हम यहाँ पे डेयर्स लगा देंगे तो वो मेन वर्ब बन जाएगा, वो ऑक्सिलरी नहीं रह जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पर जो डेयर है वो अपने प्लूरल फॉर्म में है। तो ध्यान ये दें कि डेयर नॉट या डेयर्स नॉट ये डिसाइड आपको करना है। अगर डेयर्स नॉट बोलते हैं मतलब वो मेन वर्ब, अगर डेयर नॉट कहते हैं तो ये ऑक्सिलरी हो गया। यानी डेयर के साथ अगर फॉर्म चेंज नहीं हो रहा है मतलब वो ऑक्सिलरी के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अगर आप उसका वर्ब फॉर्म चेंज कर रहे हो तो फिर वो मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, रूल नंबर 3 देखें, डेयर का प्रयोग मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में
प्लूरल फॉर्म में इन्फिनेटिव विथ टू के बिना भी होता है, जैसे डेयर सी अपोज हर फादर। डियर सी अपोज हर फादर, क्या उसके अंदर इतना साहस है कि वो अपने पिता का अपोज कर सके? यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बाबू, ठीक है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंस के साथ इसका इस्तेमाल हुआ है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसका प्रयोग यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी या मार्जिनल ऑक्सिलरी के रूप में हो रहा है, ऐसा आप कह सकते हैं। हालांकि यहाँ पे कुछ याद रखने योग्य बातें हैं, आप यहाँ ध्यान दें इसको। डबल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग एक साथ नहीं होता है, जैसे ही शुड मस्ट गो देयर, गलत है। ही शुड गो देयर केवल होगा या ही मस्ट गो देयर होगा, यानी एक सेंटेंस में आप कभी भी डबल मॉडल ऑक्सिलरी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। रूल नंबर 2, डबल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किसी कंजक्शन को कंजक्शन एंड से जोड़कर किया जाता है, जैसे ही शुड एंड मस्ट गो देयर। ये सेंटेंस आप सही कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कंजक्शन एंड का प्रयोग किया गया है। यानी अगर डबल ऑक्सिलरी यूज़ करना है तो आपको एंड कंजक्शन का इस्तेमाल वहाँ करना चाहिए, ठीक है बच्चों। रूल नंबर 3 देखें, यदि डबल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किसी कंजक्शन यानी एंड से जोड़कर एक मेन वर्ब के लिए हो तो दोनों ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब के सुटेबल फॉर्म का प्रयोग होता है, जैसे यू हैव ऑन एंड विल विन ए लॉट ऑफ प्राइजेस। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे जो ओन है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म में है और विन जो है यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों जो हमने यहाँ पे विल का जो प्रयोग किया है, ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑन और विन दोनों के साथ विल का प्रयोग हुआ है, ठीक है। यानी डबल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग अगर हो रहा है तो मेन वर्ब जो है वो अगर मॉडल वर्ब के साथ एंड कंजक्शन से जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पे दोनों का सुटेबल फॉर्म का इस्तेमाल आपको मेन का करना होगा। यानी जैसे यहाँ वॉन था तो यहाँ विन हो गया, आप दोनों जगह विन या वॉन नहीं कर सकते थे, ठीक है ना बच्चों, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप देखिए रूल नंबर 4 इसका, यदि दो सब्जेक्ट किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट हों तथा उनमें एक सिंगुलर तथा दूसरा प्लूरल हो तो दोनों सब्जेक्ट कंजक्शन एंड से जुड़े हुए हों तो दोनों सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होता है। अब यहाँ देखें, 1 was honest and 5 were dishonest, यहाँ पे वाज लगा, यहाँ वेर लगा, तो ये जो ऑक्सिलरी था वाज ये 1 पे डिपेंड किया, ये जो वर था ये 5 पे डिपेंड किया, ठीक है। ऐसे इसके लिए मैं एक नया वीडियो लेकर आऊँगा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे बेस्ड होगा, वहाँ पे इस नियम को हम और ज़्यादा से अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये जितने भी मॉडल थे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है और अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। आप इस क्वेश्चन को कृपया यहाँ पर देख लें, ये प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, कृपया आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश करें और फिर आप कितना क्वेश्चन आप कर पाते हैं आप इसे मुझे कमेंट बॉक्स में डालें, या कौन सा क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में डालें, तो मैं आपको इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए ये आपको बताऊंगा, ठीक है बच्चों। मैं ये स्क्रॉल कर रहा हूँ आपके लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लें और उससे प्रैक्टिस करें। क्योंकि देखिए बच्चों, आप एक बात हमेशा ध्यान रखें कि नियम कोई भी बता दिया गया हो लेकिन जब तक आप उसको खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होने वाला। तो मेरा आपसे पुनः ये रिक्वेस्ट है कि स्क्रीन पे ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आप इस क्वेश्चंस को देखें, उसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसे कॉपी में नोट कर लें और फिर उसका आंसर आप खुद से बनाने का प्रयास करें। ऐसा करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल जो है वो बढ़ेगा, साथ ही साथ आपको जो मॉडल वर्ब हैं इसके जो यूज़ हैं ये भी आपको सीखने को मिलेगा। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप धीरे धीरे क्वेश्चंस को देख लें या वीडियो को रिवाइंड करके देख लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें और तब आप इसे सॉल्व करें और सॉल्व करके इसे कमेंट बॉक्स में डालें। जिस भी क्वेश्चन में आपको ये क्लियर समझ में नहीं आ रहा हो कि यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए, कौन सा मॉडल वर्ब इस्तेमाल होना चाहिए, तो आप मेरे से डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में इसे डालकर पूछ सकते हैं। और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप ये कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं
मैं उसे सॉल्व कर सकूं। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब आज मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा, और ऐसे ही वीडियो मैं बराबर लेकर आता रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद तब तक के लिए।